अब संकरण का कॉन्सेप्ट क्या है, पहले तो हम देखते हैं संकरण की हमें आवश्यकता क्यों पड़ी। देखते संकरण की आवश्यकता क्या है। संयोजी बंध सिद्धांत यानी कि वीबीटी के हिसाब से, उसके हिसाब से CH4 का अणु यदि बनता है, अब CH4 बहुत ही कॉमन अणु है बेटा, मीथेन बोलते हैं इसको, आपने नाम सुना होगा, मीथेन होता है। CH4 का अणु यदि बन रहा है तो CH4 का अणु किस प्रकार बनेगा वीबीटी के हिसाब से, इसकी हम देखते हैं। तो CH4 कैसे बनेगा, तो CH4 सबसे पहले तो हम देखेंगे केंद्रीय परमाणु। केंद्रीय परमाणु कौन है बेटा, कार्बन। कार्बन का बाह्यतम कोश का विन्यास देखा हमने, वो क्या मिला हमें 2s2 2p2। हमें पता है कि केवल और केवल बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन बंध निर्माण में पार्टिसिपेट करते हैं और सिर्फ वही इलेक्ट्रॉन करेंगे जो कि अयुग्मित होंगे। क्या बोलता है वीबीटी कि सिर्फ और सिर्फ अर्धपूरित कक्षा की बंध निर्माण में भागीदार रख सकते हैं। अब कार्बन के यदि हम बॉक्स डायग्राम के बारे में बात करें तो GS का मतलब है बेटा, इंग्लिश में बोलते हैं इसको ग्राउंड स्टेट, इसको कि हमने मूल अवस्था नाम दिया हुआ है। तो GS बोले, ग्राउंड स्टेट बोले या मूलावस्था बोले, एक ही बात है। मूलावस्था के अंदर 2s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है और 2p में 2 इलेक्ट्रॉन है। अभी अगर आपसे पूछा जाए कि इसकी संयोजकता कितनी है तो आप बताएंगे बेटा 2। ये एग्जांपल हमने पहले भी देखा हुआ है। परंतु हम देख सकते हैं कि कार्बन चूंकि यहां पर 4 बंध बना रहा है, अर्थात हमें यहां पर 4 अयुग्मित तो करने पड़ेंगे। तो हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन का क्रमोन्नयन कर देंगे। ठीक है, हमने इलेक्ट्रॉन का क्रमोन्नयन कर दिया। तो जब इलेक्ट्रॉन का क्रमोन्नयन हो गया तो संरचना कैसी बनेगी, तो CH4 में ये रहा अपने पास कार्बन। कार्बन के पास में 2s में 1 इलेक्ट्रॉन रहेगा और बाकी के 1 इलेक्ट्रॉन 2p में मौजूद रहेंगे। अब चूंकि यहां पर 4 ऐसे कक्षा के जो कि अर्धगोलीय थे, अब कार्बन यहां पर 4 बंध का निर्माण कर सकता है। तो कार्बन 4 का निर्माण करेगा, किससे करेगा बेटा, हाइड्रोजन से करेगा। चलिए हाइड्रोजन की बात करते हैं। हाइड्रोजन के अंदर हमारे पास में एक कक्षक आया 1s, दूसरा हाइड्रोजन भी 1s, तीसरा भी 1s और चौथा भी 1s। प्रत्येक हाइड्रोजन एक जैसा ही होगा, सबके पास में 1s कक्षक होगा, सब 1s के अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन होगा। अब चूंकि अतिव्यापन करना है, ऑटोमेटिकली जो अतिव्यापन करने के लिए कक्षक आएंगे उनमें जो इलेक्ट्रॉन होगा उनका चक्रण कार्बन वालों के विपरीत होना चाहिए। तो चक्रण में तो कैसा होना चाहिए बेटा, विपरीत होना चाहिए। अब यदि हम अतिव्यापन की बात करें तो पहला अतिव्यापन किसके किसके बीच में होगा, पहला अतिव्यापन होगा इन दोनों के बीच में। इस अतिव्यापन से कैसा बंध बनेगा बेटा, 2s 1s अतिव्यापन या फिर 1s 2s अतिव्यापन। अगला अतिव्यापन होगा बेटा इस 2p और 1s के बीच में, अगला होगा इस 2p और 1s के बीच में, और लास्ट वाला होगा इस 2p और 1s के बीच में। समझ आ रही बात आपको। इस प्रकार से यहां पर वीबीटी के हिसाब से कार्बन हाइड्रोजन के मध्य 4 बंध का निर्माण हो। तो वीबीटी क्या बात बोलती है कि कार्बन और हाइड्रोजन के मध्य जब 4 बंध का निर्माण होगा तो संरचना कुछ इस प्रकार से हमें दिखाई देनी चाहिए। यह संरचना होगी जिसके अंदर से पहला वाला जो बंध होगा कार्बन हाइड्रोजन का जो हमने देखा, वो कैसे बनेगा बेटा, ये बनेगा हमारे पास 1s 2s अतिव्यापन से, और बाकी के 3 जो बंध बनेंगे वो 1s 2p 1s 2p 1s 2p। तो ये वाला बंध बनेगा हमारे पास में 1s 2p अतिव्यापन से, ये वाला बंध भी बनेगा हमारे पास 1s 2p अतिव्यापन से, और ये वाला बंध भी हमारे पास किससे बनेगा, 1s 2p अतिव्यापन से बनेगा। तो अतिव्यापन के आधार पर यदि बात करी जाए तो इसमें एक CH बंध जो होगा वो 1s 2s अतिव्यापन वाला बंध होगा, और बाकी के 3 CH बंध जो होंगे वो 1s 2p अतिव्यापन वाले होंगे। तो हमने ये बात देखा कि इसके अंदर एक बंध जो होगा वो 1s 2s वाला अतिव्यापन है, और बाकी के बंध क्या है बेटा, 1s और 2p वाले अतिव्यापन है। अब यदि मैं आपसे बात करूं कि क्या आप इन दोनों में बंध सामर्थ्य की तुलना कर सकते हैं, तो जी हां, आप इसमें बंध सामर्थ्य की तुलना कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि वीबीटी के हिसाब से आप बंध सामर्थ्य की तुलना करके सीख करके आ चुके हैं। आपने वहां पर देखा था कि सबसे पहले हम देखते हैं बेटा कोष संख्या के बारे में। चूंकि यहां पर कोष संख्या दोनों के बराबर है, 1s 1s बराबर है, 2s 2p में 2 2 का संख्या बराबर है, अर्थात यहां कोष संख्या बराबर है। तो जब कोष संख्या बराबर हो जाती है तब हम बात करते हैं दिशात्मक गुण के आधार पर। चूंकि p के दिशात्मक गुण अधिक है s के मुकाबले में, अर्थात वहां पर अधिक अतिव्यापन होगा, अर्थात जो बंध p के द्वारा बन रहा होगा उसका बंध सामर्थ्य s के मुकाबले में अधिक कहा जा सकता है। अर्थात यहां पर बात यह है, यदि हम यहां पर कार्बन हाइड्रोजन के बंध की बात करें तो जो एक कार्बन हाइड्रोजन बंध 1s 2s अतिव्यापन से बना है उसका बंध सामर्थ्य बाकी के 3 कार्बन हाइड्रोजन बंध जो कि 1s 2p के अतिव्यापन से बनेंगे उनके मुकाबले में कम होना चाहिए, क्योंकि यहां पर दिशात्मक गुण अधिक है। तो 1s 2s का अतिव्यापन की मात्रा 1s 2p के मुकाबले में कम होनी चाहिए। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यहां पर यह है कि 3 CH बंध 1s 2p, एक CH बंध 1s 2s की तुलना में प्रबल। इसका मतलब यह हो गया कि CH4 के अणु के अंदर 2 अलग अलग प्रकार की बंध ऊर्जा या बंध सामर्थ्य देखी जाएगी। एक बंध क्षीण होगा, एक बंध दुर्बल होगा बाकी 3 बंध की तुलना में, या फिर यूं बोले कि बाकी के 3 बंध प्रबल होंगे किसी एक बंध की तुलना में। अब बात यहां पर यह है कि ये जो हमने बात कही वीबीटी के हिसाब से, क्या यही बात एक्सपेरिमेंट से भी दोहराई गई? तो जी नहीं, ये बात एक्सपेरिमेंट में दोहराई नहीं गई। एक्सपेरिमेंट ने क्या बात बोला कि परंतु असल में CH4 की ज्यामिति चतुष्फलकीय होती है। कैसी होती है बेटा? चतुष्फलकीय होती है, तथा सभी बंधों की बंध लंबाई तथा सामर्थ्य समान होता है। अब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया। जब हमने CH4 अणु की स्टडी करी, जब हमने उसकी स्पेक्ट्रोस्कोपी से उसको देखा, स्पेक्ट्रोस्कोपी एक मेथड होता है बेटा, हमने जब उस मेथड से उस अणु को देखा तो जो हमें दिखाई दिया उसमें हमें यह दिखा कि सभी के सभी CH बंध की बंध लंबाई बिल्कुल एक जैसी है, सभी के सभी CH बंध के बंध सामर्थ्य बिल्कुल एक जैसी है। अब जो हमें दिख रहा है हम उसको मना नहीं कर सकते।
प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। इसका मतलब ये होगा कि जो हमें दिख रहा है हम उसको नकार नहीं सकते। इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारा जो कॉन्सेप्ट हम पढ़ते हुए आ रहे हैं इसमें कुछ गड़बड़ है, इसमें थोड़ा बहुत फेरबदल करने की गुंजाइश है। और यही जो फेरबदल करने की गुंजाइश है इसी का नाम क्या दिया गया बेटा, संकरण दिया गया। तो इस प्रकार से वीबीटी फेल हो जाती है। वीबीटी बताती है कुछ अणुओं के बारे में, परंतु जहां पर बहुत सारे परमाणु मिल करके किसी अणु का निर्माण करते हैं वहां पर सामान्यतः वीबीटी अप्लाई नहीं हो पाती है, वीबीटी फेल हो जाती है। जैसा कि आपने CH4 में देखा। CH4 में वीबीटी बता रही है कि एक बंध दुर्बल होगा, बाकी 3 बंध प्रबल होंगे, परंतु एक्सपेरिमेंट यह बता रहा है कि सभी बंध एक जैसे होंगे, सभी बंध की बंध लंबाई एक जैसी होगी, सभी बंध का बंध सामर्थ्य भी एक जैसा होगा। अब इस कॉन्सेप्ट को समझाया कैसे गया बेटा, तो यहां पर कॉन्सेप्ट आया संकरण का। अब संकरण का मतलब क्या होता है? संकरण का मतलब होता है मिक्स हो जाना। मिक्स हो जाना, तो जब बहुत सारे अलग अलग कक्षक मिक्स हो जाएंगे, मिक्स होकर के एक कुछ नई संतति का, एक नई प्रजाति का निर्माण करेंगे, जिनका नाम होगा संकरित कक्षक, जिनके बारे में भी हम देखते हैं। पहले हम देखते हैं कि CH4 निर्माण संकरण से किस प्रकार होगा। चलिए इसके बारे में देखते हैं। बात यहां पर यह कही गई कि देखिए भाई, जब हाइड्रोजन के परमाणु केंद्रीय परमाणु कार्बन के निकट आएंगे बंध निर्माण करने के लिए, जब हाइड्रोजन के परमाणु केंद्रीय परमाणु कार्बन के निकट आएंगे बंध निर्माण करने के लिए, तब कार्बन के बाह्यतम कोश अथवा वे कक्षक जिनका ऊर्जा लगभग समान है वे आपस में सम्मिलित हो जाएंगे, मिक्स हो जाएंगे, उनका मिश्रण हो जाएगा। और जब मिश्रण हो जाएगा तो मिश्रण होने के बाद कुछ नए कक्षकों का निर्माण होगा। तो मिश्रण किसका होगा? मिश्रण होगा बेटा यहां पर S का और P का। किसका मिश्रण होगा बेटा? S का और P का मिश्रण होगा। तो जब S और P का मिश्रण होगा तब कुछ नए प्रकार के कक्षकों का निर्माण होगा। उन कक्षकों का नाम क्या दिया जाएगा? sp3 कक्षक नाम दिया जाएगा। बात यहां पर यह है कि जब एक S कक्षक 3p कक्षकों से मिलेगा तब यहां पर 4 sp3 कक्षकों का निर्माण होगा। अब आप देखिए बेटा, आपके सामने नया शब्द आया है sp3। पहली बात तो ये कि इसको sp क्यूब ना बोलें, इसको sp क्यूब गलती से भी ना बोलें, ये sp3 है। ऐसे बहुत सारे नाम आपके सामने आएंगे। दूसरी बात, इस sp3 का मतलब क्या है? तो बेटा किसी कक्षक का नाम है, किसी कक्षक का नाम है। जैसे कि हम बात करें कि हमारे पास में कक्षक P कक्षक है, एक कक्षक S कक्षक है, एक कक्षक D कक्षक, तो ये सब इनके नाम है sp_d। वैसे वैसे संकरित कक्षक जो बनेंगे उनके नाम है sp3। इस नाम को देख के घबराना नहीं है। नाम क्या है? sp3, सिर्फ नाम है। कभी कभी नाम sp2 भी होगा, कभी कभी नाम sp भी होगा, कभी कभी नाम sp3d भी होगा, अलग अलग नाम होंगे। नाम कैसे दिए जाते हैं इसके बारे में हम आगे चल के पढ़ेंगे। अभी आप बस इतना सुने कि बेटा इसका नाम होगा sp3। क्या नाम है इसका? sp3। अब sp3 किसका नाम है? नए कक्षक का। नए कक्षक किससे बने? जब यह परमाणुीय कक्षक आपस में मिक्स हुए तब जाकर के कुछ नए कक्षकों का निर्माण हुआ। अब चूंकि एनर्जी कंजर्वेशन लॉ होता है बेटा, एनर्जी को हम ना तो बना सकते हैं ना ही हम उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली चेंज इट्स फॉर्म। वो सिर्फ अपना रूप बदल सकती है। इसका मतलब यहां पर यह है कि जितने कक्षक पहले थे उतने ही नए कक्षकों का निर्माण करना जरूरी है, क्योंकि ऊर्जा संरक्षण का नियम यह बात बोलता है। अब जब हमने ये बात बोला कि एक S और 3p मिले तो 4 sp3 बने, क्या बोला बेटा हमने? एक S और 3p मिले तो क्या बने? 4 sp3 कक्षक मिले। और जब ये sp3 कक्षक बने तो ये इस प्रकार बने, एक S px py pz, ये शुद्ध परमाणुीय कक्षक थे। इनसे क्या बन गया बेटा? 4 sp3 कक्षक का निर्माण हो गया। ये sp3 कक्षक जो हैं वो जो शुद्ध परमाणुीय कक्षक है उनसे पूर्णतः भिन्न होते हैं। इनके गुणधर्म एकदम अलग अलग होते हैं। इनके गुणधर्मों के, इनके बाकी प्रॉपर्टीज के बारे में आगे चल के देखेंगे। अभी आप देखिए ये क्या है। तो बेटा यहां पर 4 sp3 संकरित कक्षक बने। अब आप ध्यान दीजिए, संकरण किसका हुआ? कार्बन का हुआ है बेटा, क्योंकि कार्बन केंद्रीय परमाणु है। तो केंद्रीय परमाणु का संकरण होता है, पार्श्व परमाणु का संकरण नहीं होता है। केंद्रीय परमाणु का संकरण होगा तो केंद्रीय परमाणु कार्बन के संकरित कक्षक बन गए क्या? sp3। अब यह sp3 अतिव्यापन करेंगे किसके साथ? पार्श्व परमाणु हाइड्रोजन के 1s कक्षक के साथ। अब ये जो sp3 बने यह अतिव्यापन करेंगे पार्श्व परमाणु हाइड्रोजन के 1s कक्षक के साथ। तो जब अतिव्यापन करेंगे तब किस प्रकार होगा बेटा? देखें तो पहली बात तो ये कि ये जो sp3 कक्षक बने, आप देखिए बेटा यह sp3 जो है इसमें 2 हिस्से हैं, एक बड़ा हिस्सा एक छोटा हिस्सा है। इसके अंदर 2 हिस्से हैं, एक तो ये बड़ा वाला हिस्सा होता है, एक छोटा वाला हिस्सा होता है। ये बड़ी पाली होती है, छोटी पाली होती है। अधिकतर इलेक्ट्रॉन जो होता है वो बड़ी वाली पाली के अंदर मौजूद होता है। नेक्स्ट बात देखते हैं। अब जब यहां पर 4 sp3 कक्षक बने तो चूंकि इलेक्ट्रॉन सब में समान समान रूप से व्यवस्थित हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन आने की वजह से सब में प्रतिकर्षण होगा। तो ये क्या करते हैं? संकरित कक्षक अपने आप को स्पेस में इस तरह से अरेंज करते हैं ताकि इनके बीच में प्रतिकर्षण न्यूनतम हो जाए। ये संकरित कक्षक अपने आप को इस प्रकार में अरेंज करते हैं ताकि इनके बीच में प्रतिकर्षण न्यूनतम हो जाए। तो जब sp3 का निर्माण हुआ जिनमें 4 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं तो ऑटोमेटिकली ज्योमेट्री के हिसाब से
यह जिस संरचना के अंदर बनकर के आते हैं बेटा, उसको क्या बोलते हैं हम? चतुष्फलकीय संरचना बोलते हैं। ज्योमेट्री इस बात को एक्सप्लेन करता है कि यहां जो ज्यामिति बनकर के आनी चाहिए वो कैसे आनी चाहिए बेटा? चतुष्फलकीय बन के आनी चाहिए। अब यह संकरण किसका हुआ बेटा? कार्बन का हुआ। ये कार्बन के बारे में बात चल रही है। अब अतिव्यापन भी होगा, क्योंकि बंध तो अतिव्यापन से ही बनेगा। बंध अतिव्यापन कौन करेगा बेटा? हाइड्रोजन अतिव्यापन करेगा। तो जब अतिव्यापन होगा तो यह रहा अपने पास कार्बन, यह आएगा इधर से हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के पास 1s, कार्बन के पास sp3, हाइड्रोजन के पास 1s, फिर कार्बन के पास sp3, फिर हाइड्रोजन के पास 1s, कार्बन sp3, हाइड्रोजन 1s, कार्बन sp3, हाइड्रोजन 1s। इस प्रकार से बेटा यहां पर अतिव्यापन होगा। तो जब ये अतिव्यापन हुआ तो कार्बन हाइड्रोजन का मध्य बंध बन गया। अब हमें ये बात पता है कि प्रथम बंध जो होता है वो सिग्मा बंध होता है। चूंकि यहां पर संकरित कक्षक से बंध का निर्माण हो रहा है, अतः संकरित कक्षक सिग्मा बंध का निर्माण करते हैं। संकरित कक्षक सिग्मा बंध का निर्माण करते हैं। अब आप ये बात देख सकते हैं बेटा कि कार्बन हाइड्रोजन के मध्य सिग्मा बंध का निर्माण हुआ। इसका आकार संरचना क्या कहा जाएगा बेटा? चतुष्फलकीय संरचना कहा जाएगा। इस प्रकार से अब आप देख सकते हैं सभी के सभी बंध जो होंगे वो समान होंगे। तो यहां पर पॉइंट क्या है बेटा? sp3s अतिव्यापन के द्वारा CH बंध बनता है। जैसा कि भी आपने देखा बेटा, कार्बन हाइड्रोजन sp3s, 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 sp3s अतिव्यापन के द्वारा बंध निर्माण बनता है। 109 डिग्री 28 मिनट के सभी बंध कोण होते हैं बेटा 6। अब आप देखें बेटा, जब चतुष्फलकीय संरचना बनी तो इसमें जो बंध कोण होता है वो कितना होता है बेटा? 109 डिग्री 28 मिनट या फिर 109.5 डिग्री। जहां भी कहीं आपको 109 डिग्री 28 मिनट दिखाई देगा, इसको आप 109.5 डिग्री भी बोल सकते हैं। ये मिनट में है, ये डिग्री में है, बात एक ही है, दोनों का मतलब एक ही होता है। तो चतुष्फलकीय के अंदर जो बंध कोण आता है वो कितना आता है? 109 डिग्री 28 मिनट या फिर 109.5 डिग्री। अब यहां पर बंध कोण कितने हैं बेटा? 6 बंध कोण हैं। अब ये 6 बंध कोण कैसे होते हैं तो इसको मैं आपको एक एग्जांपल समझाता हूं। देखिए बेटा, आप ये हमारे पास में एक संरचना बन रही है। इस संरचना को देखें आप। ये संरचना कुछ इस प्रकार दिखाई देगी हमको। ये संरचना है बेटा, देखें आप, ये संरचना बन रही है हमारे पास में। इसको बोलते हैं बेटा चतुष्फलकीय संरचना। ये संरचना देखे बेटा, ये संरचना मेरे साथ आपको दिख रही होगी। इस संरचना में देखे बेटा, ये वाला ऊपर जो है सेंटर में जो लिखा हुआ है, ये हमारे पास कार्बन है। सेंटर में क्या है बेटा? हमारे पास कार्बन, ऊपर हाइड्रोजन, 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 हाइड्रोजन। अब ये हाइड्रोजन हो गए बेटा। अब आप देखें बेटा, यहाँ पर बंध कोण क्या क्या होंगे, कितने प्रकार के बंध कोण होंगे। तो बंध कोण की गणना कर सकते हैं बेटा आप आसानी से। बंध कोण क्या होता है? 3 तत्वों के मध्य जो कोण होगा उसे बंध कोण बोलेंगे। तो आप देख सकते हैं बेटा, एक बंध कोण यहां होगा, एक बंध कोण यहां होगा, एक बंध कोण यहां होगा, पीछे होगा ना बेटा। एक यहां होगा, एक, ये 2, ये 3 होगा। उसके बाद इस वाले में 4, इस वाले में 5 और पीछे वाले में 6। तो आप देख सकते हैं यहां पर टोटल बंध कोण कितने होंगे बेटा? 6 होंगे। आप देख सकते हैं कि ये स्ट्रक्चर जो है एकदम सममित स्ट्रक्चर है, सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है। इसका मतलब इसमें प्रत्येक बंध कोण समान होगा। और प्रत्येक बंध कोण समान होने का मतलब क्या हो गया? जो भी बंध कोण है वो सब समान होंगे। और बंध कोण हमने देखे कितने आए हमारे पास? 6 बंध कोण आए। इसका मतलब यहां पर यह है कि सभी के सभी बंध जो होंगे वो क्या होंगे बेटा? समान आकृति के होंगे। सभी के सभी बंध जो होंगे वो समान होंगे। कितने बंध निकल के आए बेटा हमारे पास में? 6 बंध निकल करके आए। तो 109 डिग्री 28 मिनट के सभी बंध कोण हो गए वो कितने हो गए? 6 हो गए। नेक्स्ट बात करते हैं बेटा हम। इसके बाद अगला पॉइंट क्या है अपने पास? सभी CH बंध समान होंगे। कॉमन सेंस की बात है बेटा, सभी CH बंध समान होंगे। क्यों? क्योंकि सभी के सभी समान अतिव्यापन से बन रहे हैं। हमें नहीं पता उस अतिव्यापन की मात्रा क्या होगी, कम होगी या ज्यादा होगी, पर हम ये तो बोल सकते हैं कि सभी के सभी बंध के अतिव्यापन की मात्रा समान होगी, क्योंकि सब में सेम प्रकार के, सेम टाइप के ऑर्बिटल बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। बिल्कुल सेम जैसे एक जैसे जो ऑर्बिटल है, एक जैसे कक्षक जो है वो बंध निर्माण में भागीदार हो रहे हैं। तो ये बस बातें यहां पर कही जा सकती है। इसके बाद हम देखते हैं बेटा संकरण की अवधारणाएं क्या होती है। अब संकरण की अवधारणाएं क्या है इसके बारे में हम स्टडी करते हैं एक एक करके। फर्स्ट पॉइंट, लगभग समान ऊर्जा तथा भिन्न आकृतिक वाले परमाणु कक्षकों का मिश्रण संकरण कहलाता है। ये इसकी डेफिनेशन है बेटा कि लगभग समान ऊर्जा होनी चाहिए और भिन्न आकृति वाले परमाणु कक्षकों का मिश्रण क्या होता है? संकरण कहलाता है। समान आकृति तथा समान ऊर्जा वाले नए कक्षक में ऊर्जा का पुनर्विभाजन होता है। क्या होता है बेटा? ऊर्जा का पुनर्विभाजन होता है। इस बात का मतलब क्या है? देखिए बेटा, कार्बन के अंदर हमने क्या करा था बेटा? 2s को 2p से मिलाया था। अब आप ये बात जानते हैं कि 2s का ऊर्जा स्तर कम होता है, 2p का ऊर्जा स्तर ऊपर होता है। तो बहुत अधिक अंतर नहीं है इसमें, बहुत अधिक अंतर नहीं है। तो ऐसे कक्षक जिसका आकार भी अलग अलग है, जिनकी ऊर्जा भी अलग अलग है, परंतु कोई खास अंतर नहीं है, इनमें मिक्सिंग होगी। मिश्रण होने के बाद इनमें क्या होगा? ऊर्जा पुनर्विभाजित होगी। कम वाले में ज्यादा होगी, ज्यादा वाले में कम जाएगी। कुछ इस प्रकार जाएगी कि जो नए कक्षक बनेंगे उन सबकी ऊर्जा का स्तर समान होगा। इसी पुनर्विभाजन का नाम क्या दिया जाता है बेटा? संकरण नाम दिया जाता है। नेक्स्ट बात देखें बेटा, ये जो नए कक्षक बनते हैं संकरित कक्षक कहलाते हैं तथा यह परिकल्पना संकरण कहलाती है।
जो नए कक्षक बने उसको क्या बोल रहे हैं बेटा हम? संकरित कक्षक। और परिकल्पना का नाम क्या है? संकरण। नेक्स्ट पॉइंट देखिए बेटा, संकरण कक्षकों का मिश्रण है। संकरण क्या है? कक्षकों का मिश्रण है, इलेक्ट्रॉन का नहीं। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बेटा, इलेक्ट्रॉन का मिश्रण नहीं है। यह भी किसके बारे में बात करता है? कक्षकों के बारे में बात करता है। इसीलिए संकरण में पूर्णपूरित, अर्धपूरित तथा रिक्त कक्षक भाग ले सकते हैं। और यहां पर यह वीबीटी से अलग हो जाता है। वीबीटी बोलता है कि केवल और केवल अर्धपूरित कक्षक ही बंध निर्माण में भागीदार होंगे, परंतु संकरण बोलता है कि नहीं, चाहे वो अर्धपूरित हो, चाहे वो पूर्णपूरित हो, चाहे वो रिक्त कक्षक हो, किसी भी प्रकार का कक्षक हो, वह क्या कर सकता है? संकरण में भागीदार बन सकता है। अर्थात वह क्या कर सकता है? बंध निर्माण के अंदर भागीदार हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए बेटा, बनने वाले संकरित कक्षकों की संख्या हमेशा संकरण में भाग लेने वाले कक्षकों की संख्या के समान होती है। ये बात मैंने आपको समझाई थी बेटा। ऊर्जा संरक्षण का नियम होता है, अर्थात जितने कक्षक पहले थे उतने ही नए कक्षक का निर्माण होगा। जितने शुद्ध परमाणुवीय कक्षक मिलेंगे, जितने शुद्ध कक्षक होंगे, उतने ही नए बनने वाले मिश्रित कक्षक या उतने ही नए बनने वाले संकरित कक्षक होंगे, क्योंकि ऊर्जा संरक्षण का नियम अप्लाई होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए बेटा, संकरण के बाद संकरित कक्षक एक दूसरे को इस तरह से व्यवस्थित करते हैं कि वे एक दूसरे पर न्यूनतम प्रतिकर्षण लगाएं तथा एक दूसरे से अधिकतम दूरी पर रहें। यह बात मैं आपको समझा चुका हूं बेटा, क्योंकि संकरित कक्षकों के अंदर इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं और इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण होता है, तो वह अपने आप को स्पेस में ऐसे अरेंज करना चाहते हैं ताकि उनके बीच में आकर्षण जो है वो अधिकतम हो और जो प्रतिकर्षण है वो क्या हो? न्यूनतम हो। इस प्रकार से वो अपने आप को रखने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट, संकरित कक्षकों की इस व्यवस्था को ही अणु की इलेक्ट्रॉनिक ज्यामिति कहा जाता है। अब देखिए बेटा, आपसे नए नाम आपके सामने आने शुरू हो गए हैं। एक नाम आया है आपके सामने, इलेक्ट्रॉनिक ज्यामिति। संकरित कक्षकों की इस व्यवस्था, ये जो व्यवस्था बनी, जैसा भी हमने देखा चतुष्फलकीय, देखा था ना, CH4 चतुष्फलकीय, उस संरचना को हम क्या बोलते हैं बेटा? इलेक्ट्रॉनिक ज्यामिति कहा जाता है। उसको हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रॉनिक ज्यामिति कहा जाता है। अब नेक्स्ट पॉइंट, प्रत्येक संकरित कक्षक में दो पालियां होती है। प्रत्येक संकरित कक्षक में दो पालियां होंगी, दो हिस्से होंगे, एक बड़ी पाली होगी, एक छोटी पाली होगी। ये देख सकते हैं बेटा डायग्राम के अंदर, ये बड़ी वाली पाली है, छोटी वाली पाली है। अधिकतम इलेक्ट्रॉन जो होता है वो बड़ी वाली पाली के अंदर उपस्थित होता है, इसलिए बंध निर्माण के दौरान बड़ी वाली पाली से ही बंध निर्माण करा जाता है। बड़ी वाली पाली ही बंध निर्माण में भागीदार होती है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए बेटा, अधिकतम इलेक्ट्रॉन घनत्व तो बड़ी पाली में होता है, इस वजह से संकरित कक्षक में दिशात्मक गुण असंकरित कक्षक की तुलना में अधिक होता है। आप समझ सकते हैं बेटा, क्योंकि अधिकतर इलेक्ट्रॉन जो है वो एक ही तरफ हो गया, जिसमें दिशात्मक गुण की मात्रा अधिक हो जाती है। तो बेटा ये हमने कुछ पॉइंट देखे किसके? संकरण के। इसके आधार पर बात करी जा सकती है। और भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप देख सकते हैं। संकरित कक्षक परमाणुवीय कक्षक की तुलना में प्रबल बंध बनाते हैं, जैसे कि सिग्मा बंध बनाते हैं। क्यों बनाते हैं बेटा? क्योंकि संकरित कक्षकों के अंदर दिशात्मक गुण अधिक है। और दिशात्मक गुण अधिक क्यों है बेटा? क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन किसी एक स्पेसिफिक दिशा के अंदर कंसंट्रेटेड होता है, इकट्ठा होता है, वहां इलेक्ट्रॉन घनत्व अधिक होता है। इस वजह से संकरित कक्षकों के द्वारा जो बंध निर्माण होता है वो बंध प्रबल माना जाता है, बजाय कि दूसरे सिग्मा बंधों की तुलना में। अब इसके बाद हम बात करते हैं बेटा कि जब संकरण होगा तो किस प्रकार संकरण होगा और क्या क्या कक्षक उसमें हो सकते हैं बेटा। तो परमाणुवीय कक्षक क्या क्या होंगे, उससे कितने संकरित कक्षक बनेंगे और नाम क्या होगा। तो देखिए बेटा, S और P, जब एक S और एक P बनेंगे तो दो नए संकरित कक्षक बने, नाम क्या होगा बेटा? SP होगा। जब S, P और P, जब एक S और दो P मिलेंगे तो तीन sp2 बनेंगे। जब एक S और तीन P मिलेंगे तो चार sp3 बनेंगे। जब एक S, तीन P और एक D मिलेगा तो पांच sp3d बनेंगे। एक S, तीन P और दो D होंगे तो 6 sp3d2 बनेंगे। और एक S, तीन P और तीन D होंगे तो 7 क्या बनेंगे? sp3d3 बनेंगे। मैं फिर से बात दोहरा रहा हूं बेटा, इन नाम को देख करके आप डरे नहीं, घबराए नहीं। ये सब नाम क्या है? ये सब नाम सिर्फ संकरित कक्षकों के नाम है। प्रत्येक संकरित कक्षक में दो ही हिस्से होंगे, एक बड़ी पाली होगी, एक छोटी पाली होगी। नाम बदलते चले जाएगा, जैसे नाम sp हो सकता है, sp2 होगा, sp3 होगा, sp3d होगा, ऐसे होगा। नाम किस पर निर्भर करेगा? नाम निर्भर करेगा कि कौन कौन से कक्षक संकरण के अंदर भागीदार हो रहे हैं। इस प्रकार से नाम के बारे में बताया जा सकता है। सो स्टूडेंट्स, अभी बेटा हमने संकरण के बारे में बात करी, क्या क्या प्रकार के संकरण हो सकते हैं और संकरित कक्षकों की संख्या हम किस प्रकार निकालेंगे, हमने इसके बारे में भी देखा। अब हम ये बात देखते हैं कि संकरण के हिसाब से क्या क्या उसके अंदर कक्षक सम्मिलित होंगे और उनके हिसाब से अणु की ज्यामिति क्या आएगी, इसके बारे में चलिए आगे डिस्कस करते हैं। तो देखिए बेटा, जब हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले तो आपको यहाँ पर एक टेबल दिखाई दे रही है। अब इस टेबल के अंदर आप देखें, सबसे पहले आपको यहाँ पर एक कॉलम दिख रहा है संकरित कक्षकों की संख्या। तो पहले यहाँ पर हम कक्षकों की संख्या के हिसाब से बात करेंगे, फिर हम यहाँ पर उसका संकरण क्या क्या बन सकता है उसके हिसाब से बात करेंगे और उसमें क्या क्या कक्षक सम्मिलित हैं उसके बारे में बात करेंगे। और लास्ट में उसके द्वारा जो अणु बनेगा उसकी इलेक्ट्रॉनिक ज्यामिति क्या होगी। इलेक्ट्रॉनिक ज्यामिति का मतलब क्या होता है
कि इलेक्ट्रॉन उस ज्यामिति में उस प्रकार से संकलन के हिसाब से किस प्रकार रखे जाएंगे, इसको हम चलिए आगे देखते हैं। तो शुरुआत करते हैं बेटा बहुत बेसिक से। सबसे पहले आएगा संकर कक्षों की संख्या 2 से। ये बात आप देख चुके बेटा कि संकर कक्षों की संख्या 1 नहीं हो सकती, क्योंकि कम से कम 2 कक्षक तो आपस में मिलेंगे इसे, तो कम से कम इसका नंबर 2 से स्टार्ट होएगा। तो जब 2 संकर कक्षक है हमारे पास, तो संकलन क्या होगा? तो संकलन क्या होगा बेटा? संकलन होगा sp, और sp संकलन होने का मतलब क्या हो गया? एक तो s कक्षक है, अब दूसरा कौन सा कक्षक है? तो बेटा px हो सकता है, py हो सकता है, pz हो सकता है। यह अणु के अक्ष पर निर्भर करेगा। यदि आपको दिया हुआ है कि अणु हमारा x एक्सिस पर है, इसका मतलब आप px को ले लेंगे। यदि आपको दिया हुआ है कि हमारा अणु y एक्सिस पर है, तो आप py को ले लेंगे। और यदि आपको दिया हुआ है कि हमारा अणु z एक्सिस पर है, तो हम pz को ले लेंगे। अंतर्नाभिक अक्ष के आधार पर यहां पर बात करी जाती है। तो जब यहां पर sp संकरण होगा, तब अणु की इलेक्ट्रॉनिक ज्यामिति किस प्रकार की होती है बेटा? तब यहां पर इलेक्ट्रॉनिक ज्यामिति होती है रेखीय प्रकार की। रेखीय के अंदर आप देखिए बेटा इस प्रकार से है, यहां पर बीच में यहां पर एक केंद्रीय परमाणु होगा, केंद्रीय परमाणु से एक संकर कक्षक इधर की तरफ होगा, एक संकर कक्षक इधर की तरफ होगा। तो आप देख सकते हैं बेटा कि अगर आप इनको ज्वाइन करें तो आपको एक रेखा बनती हुई दिखेगी, इसलिए इसको बोलते हैं बेटा रेखीय, इंग्लिश में बोलते हैं बेटा इसको लीनियर। और यहां पर आप देख सकते हैं बेटा यहां पर 180 डिग्री का कोण बना हुआ है। नेक्स्ट बात करें बेटा हम, तो नेक्स्ट हमारे पास है स्तरीक नंबर 3, संकर कक्षों की संख्या का मान है 3। संकरण क्या आएगा बेटा? संकरण आएगा यहां पर हमारे पास sp2। अब sp2 के अंदर एक तो s हो गया, फिर कौन बचा बेटा? px और py हो गया। तो फिर से वाली बात करेंगे, यदि हमको अणु x और y तल में दिया हुआ है तब हम px py की बात करेंगे। यदि हमें अणु y z तल में दिया हुआ है तो py pz को ले लेंगे, और यदि हमें अणु x और z तल में दिया हुआ है तो हम pz और px को उठा सकते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर sp2 संकलन के बारे में बताया जाएगा। तब यहाँ पर जो अणु की इलेक्ट्रॉनिक ज्यामिति निकल करके आएगी बेटा, उसका नाम होगा त्रिकोणीय समतली। अब त्रिकोणीय समतली किस प्रकार की है बेटा? तो आप देखें यहाँ पर बीच में केंद्रीय परमाणु है, केंद्रीय परमाणु के साथ में एक संकर कक्षक ऊपर की तरफ है, एक इधर की तरफ है, एक इधर की तरफ। तो जो आपको संरचना दिखाई दे रही है बेटा, इस संरचना में आप देखें ये तीनों पॉइंट जो है बीच वाले के साथ ऊपर साइड, और ये यदि आप इन तीनों को देखें तो आपको एक त्रिकोण बनता हुआ दिखेगा, इसलिए इसका नाम क्या बेटा? त्रिकोणीय। और समतलीय क्यों? क्योंकि ये एक ही तल में विद्यमान है, एक ही तल में विद्यमान होने की वजह समतलीय है और त्रिकोण बनता हुआ दिखाई दे रहा है, इसलिए इसका नाम क्या बेटा? त्रिकोणीय समतली। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं बेटा? ट्राइगोनल प्लेनर हम स्ट्रक्चर बोलते हैं। और यहां पर आप देख सकते हैं बेटा कि यहां पर कोण क्या होगा? तो यहां पर कोण होगा बेटा 120 डिग्री। तो मान लीजिए आपसे सवाल पूछा जाए कि जरा बताइए इसमें 120 डिग्री कितने कोण होंगे, तो आप देख सकते हैं बेटा कि यहां पर 1, ये 2 और ये 3, यहां पर 3 कोण होंगे 120 के। आपस में जो लेग्स है इनके बीच में जो एंगल होगा 120 का होगा, तो यहां पर 3 कोण क्या होंगे? 120 डिग्री के बताए जा सकते हैं। अगला बात करते हैं बेटा, हमारे पास में संकलित कक्षकों की संख्या आ जाएगी 4, और यहां पर संकलन क्या हो जाएगा बेटा? sp3। अब sp3 के अंदर हमारे पास में s हो गया, तो px py pz तीनों को इंक्लूड करना पड़ेगा। तो s px py pz इन सबको मिलाकर के sp3 संकलन बन जाता है, जिसके द्वारा जो अणु की इलेक्ट्रॉनिक ज्यामिति आती है वो आती है बेटा चतुष्फलकीय, जिसको कि हमने आपको बताया था CH4 का एग्जाम्पल जब हम पढ़ रहे थे तब हमने आपको इसके बारे में बताया था। और जब हम चतुष्फलकीय ज्यामिति के बारे में बात कर रहे थे, तो चतुष्फलकीय ज्यामिति बेटा किस प्रकार की होती है? तो चतुष्फलकीय ज्यामिति बेटा कुछ इस प्रकार की होती है, ये देखें आप। अब अभी हो सकता है आपको इसको समझ में नहीं आ रहा हो, तो आप थोड़ा इसको ध्यान से देखिए किस प्रकार देखेगा। देखिए बेटा हमने आपको इसको इस प्रकार बता रहे हैं कि यहाँ पर एक बॉन्ड होगा बेटा, ये दूसरा बॉन्ड होगा इस प्रकार से। अब ये तीसरा बॉन्ड जो हम बना रहे हैं ना बेटा, ये लाइन एक्सिस के पीछे, इस प्लेन के पीछे, और अगला बॉन्ड ये कुछ इस प्रकार से होगा। आप ये ना समझे कि ये स्ट्रक्चर 2D है, जैसा मैंने आपको बताया बेटा, ये और ये जो पीछे वाला ये जो छोटा वाला बॉन्ड बनाया गया, ये एक्चुअल में ऐसे प्लेन से पीछे की तरफ जा रहा है। तो एक बॉन्ड तो होगा बेटा ऐसा ऊपर की तरफ, एक बॉन्ड होगा पीछे की तरफ, एक बॉन्ड होगा इधर की तरफ, और एक बॉन्ड होगा इधर की तरफ। इस प्रकार की जो संरचना बनकर के आती है, इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? चतुष्फलकीय संरचना बोलते हैं। अब चतुष्फलकीय संरचना की यदि बात करी जाए, तो यहां पर कोण क्या होता है बेटा? 109 डिग्री, 109.5 डिग्री का होता है, या फिर यूं बोले तो 109 डिग्री 28 मिनट का कोण होता है। और ऐसे यहां पर कुल मिला के 6 कोण होते हैं। कितने कोण होते हैं बेटा? 6 कोण होते हैं। आप देख सकते हैं, क्योंकि प्रत्येक लेग के बीच में क्या होगा बेटा? 109 डिग्री 28 मिनट का कोण बनेगा। तो एक इसके बीच में बनेगा बेटा इन दोनों के बीच में, फिर दूसरा बनेगा बेटा इन दोनों के बीच में, फिर तीसरा बनेगा बेटा इन दोनों के बीच में, चौथा बनेगा बेटा इन दोनों के बीच में, पांचवा बनेगा बेटा इन दोनों के बीच में, और छठा बनेगा बेटा इन दोनों के बीच में। पहला बनेगा बेटा इन दोनों के बीच में 1, फिर बनेगा बेटा 2, फिर बनेगा बेटा इसके बीच में 3, फिर बनेगा बेटा इसके बीच में 4, फिर इसके और इसके साथ में 5, और लास्ट में इसके और इसके साथ में 6। ऐसे कुल मिला के यहाँ पर 109 डिग्री 28 मिनट के 6 कोण बताए जा सकते हैं, या फिर 109.5 डिग्री के 6 कोण बताए जा सकते हैं। किसमें? चतुष्फलकीय संरचना में। नेक्स्ट बात करें बेटा, हमारे पास में संकलित कक्षकों की संख्या क्या है बेटा? 5। और यहां पर जो संकरण आता है वो क्या आता है बेटा? sp3d। संकरण की यदि बात करी जाए तो संकरण के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट जो संकरण है हमारे पास में वो आता है बेटा ये 5 नंबर के हिसाब से, अर्थात sp3d संकरण। ऐसा क्यों है? जैसे जैसे हम कॉन्सेप्ट आगे पढ़ते चले जाएंगे, आपको ये बात ऑटोमेटिक से फील होती चली जाएगी कि मैंने ऐसा क्यों कहा था।
अभी आप ये बात देखें बेटा कि sp3d संकरण यदि है तो sp3d संकरण में कौन कौन से कक्षक शामिल होंगे, तो आप इसको तोड़ के देख सकते हैं बेटा। एक तो s होगा, 3 p होंगे और एक d होगा। अब s तो एक ही है और 3 p कौन कौन से, तो बेटा 3 p कौन कौन से, px py pz। तो s हो गया, px हो गया, py हो गया, pz हो गया। अब साथ में d का कौन सा कक्षक इस्तेमाल हो रहा है बेटा यहाँ पर, तो d का कक्षक यूज हो रहा है बेटा यहाँ पर dz²। इसलिए आप इस बात को, पहली बात तो आपसे सवाल ऐसा पूछा जा सकता है कि sp3d के अंदर कौन सा d प्रयोग में लिया जाता है, तो आप क्या बोलेंगे बेटा यहाँ पर dz² का प्रयोग में लिया जाता है। अब इसके हिसाब से अणु की इलेक्ट्रॉनिक ज्यामिति क्या निकल करके आती है बेटा, देखें तो यहां पर जो इलेक्ट्रॉनिक ज्यामिति दिख रही है हमको, उसका नाम होता है बेटा त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय। अब पहली बात उसका नाम त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय कैसे और संरचना कैसी होती है, तो थोड़ा 3D में इमेजिन करने की कोशिश करिएगा बेटा। यदि आप 3D में सोच पाएंगे तो आपके लिए बेहतर होगा। सोचें ऐसा कि बीच में केंद्रीय परमाणु रखा हुआ है। अब यदि इस केंद्रीय परमाणु के अंदर एक लेग ऐसे सामने की तरफ होगा, एक इधर की तरफ होगा और एक ऐसा इधर की तरफ होगा, ठीक है, एक सामने की तरफ होगा, एक इधर की तरफ होगा और एक इधर की तरफ होगा, तो क्या आपको इन तीनों को ज्वाइन करते हुए त्रिकोण बनता हुआ नजर आ रहा है? एक त्रिकोण बनता हुआ नजर आ रहा होगा बेटा आपको, ठीक है। अब ये जो केंद्रीय परमाणु है इससे एक बंद ऊपर की तरफ होगा और एक बंद नीचे की तरफ होगा। ये जो केंद्रीय परमाणु है इससे एक बंद ऊपर की तरफ होगा और एक बंद नीचे की तरफ होगा। अब आप ये बात सोचें कि ये जो त्रिकोण बना था, यदि इन तीनों त्रिकोणों के जो कोने हैं उनको यदि मैं इस बंद से जोड़ दूं, तो मान लीजिए अगर मैं इसको जोड़ूं, इसको जोड़ूं और इसको जोड़ूं, तो क्या आपको एक ऊपर पिरामिड बनता हुआ दिखेगा बेटा? ये जो तीनों के तीनों पॉइंट है, अगर यदि हम तीनों पॉइंट को ऊपर से ज्वाइन करें, तो यदि मैं इसको ऐसे ज्वाइन करता हूं तो क्या बेटा आपको एक ऊपर पिरामिड बनता हुआ दिखेगा? सेम टू सेम यदि हम नीचे वाले पॉइंट को इस प्रकार ज्वाइन करते हैं तो यहां पर एक बनेगा, दूसरा बनेगा, तीसरा बनेगा, सेम टू सेम एक नीचे पिरामिड बनता हुआ दिखाई देगा। तो इसका मतलब क्या है, इसमें कितने पिरामिड हो गए बेटा? 2 पिरामिड हो गए और बीच में क्या बना हुआ है बेटा? एक त्रिकोणीय पिरामिड। इसलिए इस संरचना का नाम क्या दिया गया बेटा? त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय। त्रिकोण तो बीच में बन रहा होगा और ऊपर और नीचे के द्वारा क्या बन रहा होगा बेटा? द्विपिरामिडीय। इसलिए संरचना का नाम क्या दिया गया बेटा sp3d के अंदर? त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय संरचना। अब त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय संरचना की यदि हम बात करें तो यहां पर कितने प्रकार के कोण हो सकते हैं और क्या क्या कोण होंगे इसके बारे में सोचने की कोशिश करते हैं। तो थोड़ी देर के लिए मैं आपको इन दोनों को हटा के बता रहा हूं क्योंकि हमें कोण के बारे में डिस्कस करना है, ठीक है। कहां से शुरुआत करी थी बेटा? हमने बताया था आपको बीच में केंद्रीय परमाणु है, एक इधर की तरफ होगा, एक इधर की तरफ होगा और एक इधर की तरफ होगा। यानी कि ये जो संरचना बनेगी ये तो त्रिकोणीय वाली संरचना बनेगी। और त्रिकोणीय वाली संरचना जस्ट अभी हम देख कर क्या है sp2 संकरण के हिसाब से, वहां पर हमने देखा था कि 120 डिग्री के 3 कोण होते हैं। तो वैसे वैसे बता दिया जाएगा कि यहां पर एक, ये इसके बीच में एक कोण 120 का होगा, फिर इन दोनों के बीच में एक कोण 120 का होगा, फिर ये और ये जो था इनके बीच में एक कोण 120 का होगा। तो 3 कोण तो हो जाएंगे बेटा यहाँ पर क्या? 120 डिग्री के, ठीक है। अब हम बात करते हैं बाकी के बंदों के बारे में। तो ये जो बंद है बेटा हमारे पास में ऊपर और नीचे वाले बंद, ऊपर और नीचे वाले बंद को यदि आप देखें तो इन दोनों के मध्य क्या कोण होगा बेटा? तो इन दोनों के मध्य क्या कोण होगा? 180 डिग्री का कोण होगा। तो एक कोण हो जाएगा 180 डिग्री का। इसके अलावा यह जो ऊपर वाला बंद है, क्योंकि यहां एक बंद इस वाले से बना रहा था, तो जब आप ये देखिए बेटा इस वाले का बंद इस वाले से कितना बनेगा बेटा? 90 डिग्री का बनेगा, ठीक है। तो एक कोण यहां पर 90 का मिल गया। फिर एक लेग इधर की तरफ था जो त्रिकोण वाला बन रहा था, तो आप देखें बेटा इसका और इसका, ये वाला और ये वाला, इसका कोण कितना बनेगा बेटा? इसका भी 90 डिग्री कोण बनेगा, तो 2 हो गए। सिमिलरली यहां पर तीसरा कोण भी क्या बनेगा बेटा? 90 का बनेगा। तो ऐसा आप समझ सकते हैं बेटा कि 3 कोण यदि 90 के ऊपर की ओर बन रहे हैं तो सेम टू सेम 3 कोण नीचे की ओर भी बनेंगे, अर्थात यहां पर 6 क्या होंगे? 90 डिग्री कोण हो जाएंगे। तो बेटा यहां पर 120 डिग्री कोण कितने होते हैं? 3 होते हैं। 180 डिग्री कोण कितना होता है? 1 होता है। और 90 डिग्री कोण कितने होते हैं बेटा? 6 होते हैं। 3 ऊपर होते हैं और 3 नीचे होते हैं। अब sp3d संकरण की यदि बात करी जाए तो sp3d संकरण के अंदर 2 प्रकार के बंध उपस्थित होते हैं। नॉर्मली अगर हम बात कर रहे हैं sp, sp2 और sp3, इसमें जो बंध हैं उसके अंदर कोई अलग अलग प्रकार नहीं है, परंतु sp3d के अंदर विशेषता यह है कि यहां पर 2 प्रकार के बंध होते हैं। क्या होते हैं, कैसे होते हैं, इसको हम आगे चल के बेंट रूल के अंदर डिस्कस करेंगे। अभी आप ये बात समझे बेटा कि जो बंध ऐसा ट्रायंगल बना रहा था, ये जो त्रिकोणीय बंध बना रहा था, इस बंध को बोलते हैं बेटा, इस पोजीशन को बोलते हैं बेटा विषुवतीय पोजीशन, इसको इंग्लिश में बोलते हैं बेटा इक्वेटोरियल पोजीशन। और जो ऊपर और नीचे की तरफ बंध बना रहा था, ये हमने आपको बताया था इस प्रकार से, इसको बोलते हैं बेटा अक्षीय बंध, या फिर हम बोलेंगे इसको इंग्लिश में एक्सियल पोजीशंस। इसका मतलब sp3d संकरण की यदि बात करी जाए तो इसमें 2 प्रकार की बंध लंबाई उपस्थित होती है। एक तो होती है बेटा ट्रायंगल वाली, जिसको क्या बोलते हैं बेटा? हम विषुवतीय बंध बोलते हैं। और 2 ऐसे ऊपर नीचे की तरफ होती है, इसको क्या बोलते हैं बेटा? अक्षीय होते हैं। इसका मतलब sp3d के अंदर 3 बंध तो क्या होंगे बेटा? विषुवतीय होंगे, जो कि ट्रायंगल के द्वारा इस प्रकार बन रहे होंगे, और 2 बंध क्या होंगे बेटा? अक्षीय बंध होंगे। अब इसके अंदर हम क्या बात देखते हैं बेटा? मेन बात इसके अंदर यह है कि जब भी कभी हम sp3d संकरण के अंदर लोन पेयर के बारे में बात करेंगे, क्योंकि हम जान करके आ चुके हैं कि लोन पेयर भी शामिल हो जाता है, तो जब लोन पेयर की बात करी जाएगी तो लोन पेयर के हिसाब से क्या बताएंगे? तो sp3d संकरण के अंदर यह बात आपको याद रखनी है बेटा कि एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म अर्थात लोन पेयर हमेशा कहां जाएगा बेटा? विषुवतीय स्थिति में ही उपस्थित होता है।
जैसा कि मैंने बताया बेटा, आपको इसको हम आगे चल कर डिस्कस करेंगे कि ऐसा क्यों होता है। अभी के लिए आप इस बात को सुने कि लोन पेयर यदि कभी sp3d संकरण में आता है तब वह कहां जाएगा, हमेशा विषुवतीय स्थिति में जाएगा। विषुवतीय का मतलब क्या हो गया बेटा, ये वाला पोजीशन, ये जो ट्रायंगल बन रहा था ना बेटा, ये ट्रायंगल वाला पोजीशन क्या होता है बेटा, विषुवतीय स्थिति होता है। तो लोन पेयर हमेशा कहां जाता है बेटा, sp3d संकरण में विषुवतीय स्थिति में ही जाएगा, एक्सियल वाली पोजीशन में, अक्षीय में नहीं जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं बेटा, sp3d तक हमने देख लिया। इसके बाद हम बात करते हैं बेटा नेक्स्ट हमारे पास में संकरण कक्षकों की संख्या आ गई 6 और संकरण हो गया बेटा हमारे पास में sp3d2। अब sp3d2 के अंदर एक तो s होगा, px py pz, तो आप समझ सकते हैं बेटा 3p के हिसाब से। अभी दो जो d है, तो d में कौन सा, तो एक तो dz स्क्वायर, वही जो हम पीछे से उठा करके लेके आए हैं। अगला जो d का कक्षक है बेटा वो कौन होगा, dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो यहां पर कौन कौन से d के कक्षक है, एक तो dz स्क्वायर है और एक dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, जिसके अंदर यहां पर अणु की इलेक्ट्रॉनिक ज्यामिति क्या आती है बेटा, वर्गाकार द्विपिरामिडी। अब वर्गाकार द्विपिरामिडी को ही अष्टफलकीय भी कहा जाता है। पहले तो आप इस बात को समझे कि वर्गाकार द्विपिरामिडी का मतलब क्या है। वर्गाकार द्विपिरामिडी का मतलब यह है बेटा, ऐसे सोचें आप कि एक बंद, एक डॉट ऐसे बीच में, सेंट्रल एटम बीच में है। अब एक बंद इधर की तरफ बनेगा, एक बंद इधर की तरफ बनेगा, एक बंद इधर की तरफ बनेगा, एक बंद इधर की तरफ बनेगा। समझ आ रहा है बेटा आपको, एक बंद बनेगा इधर की तरफ, एक बनेगा इधर की तरफ, एक बनेगा इधर की तरफ और एक बनेगा इधर की तरफ। यदि हम इन चारों को जोड़ दें तो क्या आपको एक वर्ग सा बनता हुआ दिखाई दे रहा है। मेरे हिसाब से आपको बात समझ आ रही होगी। आप यदि हम चारों पॉइंट को जोड़ देंगे तो आपको एक वर्ग बनता हुआ दिखाई देगा। यहां तक वर्ग बन गया, समझ आ गया। अब इसके बाद में एक बंद ऊपर की तरफ होगा और एक बंद नीचे की तरफ होगा। कैसा होगा बेटा, एक बंद ऊपर की तरफ होगा, एक बंद नीचे की तरफ होगा, जैसा भी हमने sp3d में देखा था। तो जब भी ऊपर वाला बंद बनेगा, यदि मैं उस ऊपर वाले बंद के इस पॉइंट को इन चारों पॉइंट से जोड़ दूं तो आप देखें, एक, ये दो, ये तीन और ये चार, तो आपको एक ऊपर बेटा पिरामिड बनता हुआ दिखेगा। यदि हम इसको इस प्रकार ज्वाइन करते तो ऊपर बनता हुआ दिखेगा पिरामिड। सेम टू सेम यदि मैं नीचे वाले पॉइंट को ज्वाइन करता हूं तो ऐसे यदि मैं ज्वाइन करूंगा इसको तो मुझे एक नीचे पिरामिड बनता हुआ दिखेगा। तो बीच में तो मुझे मिल गया एक वर्ग, एक पिरामिड मिल गया ऊपर, एक पिरामिड मिल गया नीचे। मतलब कितने पिरामिड मिल गए मुझे, दो पिरामिड मिल गए। इसलिए इसका नाम क्या है बेटा, वर्गाकार द्विपिरामिडी, कि बीच में तो एक वर्ग होगा और ऐसे ऊपर तो नीचे की तरफ पिरामिडी संरचना दो होंगी। इसलिए इसका नाम क्या दिया गया बेटा, वर्गाकार द्विपिरामिडी। अब इसके अंदर अष्टफलकीय नाम किस प्रकार आया था बेटा, नाम देखें आप, अष्टफलकीय में अष्टफलक, अष्टफलक है, 8 फेसेस है। अब 8 फेसेस कैसे हैं बेटा, देखें दोबारा संरचना को देखें। ऐसे हमने वर्ग बना लिया था, वर्ग के अंदर जब हमने इस बिंदु को इससे ज्वाइन करा तो बेटा हमको एक पिरामिड बनता हुआ दिखा था ना ऊपर। अब इस पिरामिड में आप देखें, यदि मैं इस बिंदु को इन दोनों बिंदु से ज्वाइन कर देता हूं तो क्या मुझे यहां पर एक फलक बनता हुआ दिखाई दे रहा है, ये एक फलक बनता हुआ दिखेगा बेटा। ऐसा कैसा फलक है कि यहां पर भी होगा ना बेटा, एक फलक इधर की तरफ भी होगा, एक फलक इधर की तरफ होगा। ऐसे कितने फलक बने बेटा ऊपर की तरफ, 1 2 3 और 4 फलक ऊपर की तरफ बने, तो सेम टू सेम 4 फलक नीचे की ओर भी बनेंगे। इसलिए संरचना का नाम क्या दिया गया बेटा, अष्टफलकीय संरचना नाम दिया गया। क्यों, क्योंकि इसके अंदर 8 फलक उपस्थित होते हैं। इस प्रकार से इसका नाम क्या है, वर्गाकार द्विपिरामिडीय, या फिर हम इसको अष्टफलकीय संरचना भी कह सकते हैं। अब अगला काम हमारा यह है कि हम ये देखें इसमें कोण कितने प्रकार के होंगे। तो चलिए पहले वर्गाकार के हिसाब से बात करते हैं बेटा। हमारे पास में हमने 4 बंद देखे थे, 2 बंद इस प्रकार से थे और 2 बंद इस प्रकार से थे। हम ये बात जानते हैं कि वर्ग के जो डायगोनल्स होते हैं, विकर्ण जो होते हैं, वो 90 डिग्री के कोण पर इंटरसेक्ट करते हैं, 90 डिग्री कोण मिलते हैं। तो आप देख सकते हैं बेटा यहाँ पर एक एंगल ये होगा 90 का, फिर दूसरा एंगल होगा 90 का, फिर ये तीसरा एंगल होगा 90 का और ये चौथा एंगल होगा 90 का। तो 4 एंगल तो हमें वर्ग में मिल गए कितने, 90 के। ठीक है, इसके बाद में ये जो ऊपर वाला है, ऊपर वाला और नीचे वाला है, इसके मध्य कोण क्या होगा बेटा, 180 का होगा। तो एक कोण हमें 180 मिल गया। इसके अलावा यदि हम इस ऊपर वाले का कोण इससे देखें बेटा, तो आप देखो बेटा इस ऊपर वाले कोण इससे कितना बनेगा, 90 का बनेगा। इधर भी 90 का बनेगा, इधर भी 90 का बनेगा, इधर भी 90 का बनेगा। अर्थात ऊपर वाले के द्वारा, इस बंद के द्वारा यहां पर वर्ग से कितने कोण बने, 90 डिग्री के 4 बने। सेम टू सेम नीचे भी क्या बनेंगे बेटा, 4 बनेंगे। तो कुल 90 डिग्री कोण कितने हुए, तो हमने देखा था बेटा वर्ग के जो विकर्ण है वो आपस में 90 डिग्री के 4 कोण बना रहे थे, तो 4 तो वो हो गए। साथ ही साथ ये जो ऊपर वाला बॉन्ड था, ये जो कोण बना रहा है वर्ग के साथ में, कितने बंद बन रहे हैं, यहां पर भी 4 बनेंगे 90 के, और 4 ही क्या बनेंगे बेटा, 90 के नीचे बनेंगे। तो 4 4 और 4 अर्थात यहां पर 12 कितने बन गए बेटा, 90 डिग्री कोण हो गए। और एक कोण क्या हो जाएगा अपने पास में यहां पर 180 का हो जाएगा। इसी के अलावा एक बात और आप देखें बेटा, हमने देखा कि ऊपर और नीचे में क्या है, 180 डिग्री कोण है। इसके अलावा ये जो वर्ग बना था, इस वर्ग के बिंदुओं को यदि आप देखें, इन दोनों को यदि आप ज्वाइन करें तो आपको यहां पर एक 180 का कोण बनता हुआ दिखेगा। सेम टू सेम यदि आप इन दोनों पॉइंट को यहां पर ज्वाइन करते हुए देखें तो आपको यहां पर 180 कोण बनता हुआ दिखेगा। तो एक तो 180 का कोण हो गया ऊपर नीचे वालों में, एक हो गया बेटा वर्ग के विकर्ण के बीच में एक, और एक दूसरे वर्ग के विकर्ण के बीच में ऐसा 2 हो गया। अर्थात यहां पर 180 कोण कितने हो गए बेटा, 3 हो गए। तो यहां पर देखा जाए तो 90 डिग्री कोण कितने होते हैं बेटा, 12 होते हैं, और 180 कोण कितने होते हैं बेटा, 3 होते हैं। और यहां पर ये बात है कि लोन पेयर को हम कहीं भी रख सकते हैं,
एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म कहीं भी रखा जा सकता है, यहाँ पर ऐसे कोई पाबंदी नहीं। लास्ट हमारे सिलेबस के हिसाब से जो संकर कक्षकों की संख्या आती है बेटा वो है 7, और अंतिम संकरण हमारे सिलेबस के हिसाब से निकल के आता है sp3d3। sp3d3 की यदि बात करी जाए तो s px py pz तो होंगे, dz² भी होगा, dx² माइनस y² भी होगा, और इसके साथ में d का कौन सा कक्षक है बेटा, dxy कक्षक भी यहाँ पर सम्मिलित होगा। इसके साथ संरचना किस प्रकार निकल के आती है बेटा, इसका नाम होता है बेटा पंचकोणीय द्विपिरामिडीय संरचना। अब पंचकोणीय द्विपिरामिडीय संरचना हमें कुछ इस प्रकार की दिखती है। पहले तो आप ये बात समझे कि संरचना दिखेगी किस प्रकार से, तो मैं आपको बना के बता रहा हूं बेटा, देखिएगा। पहले मैं यहां पर आपके सामने एक पंचकोण बना रहा हूं। ये बेटा हमने बनाया, ये एक ऐसा पंचकोण है, ये इस प्रकार का होगा, ये एक ऐसा पंचकोण है। तो बेटा ये पंचकोण बनेगा जहां पर बीच में क्या है बेटा, केंद्रीय परमाणु है, ठीक है। और यहां पर हम इसको इस प्रकार से बंध के द्वारा ज्वाइन करके बता सकते हैं कि यहां पर ऐसा बंध होगा, एक बंध इधर होगा, एक बंध इधर होगा, एक बंध इधर होगा, और ऐसा बंध। तो ये तो क्या बन गया बेटा, पंचकोणीय बन गया। अब जैसा आप देख सकते हैं बेटा, ये ऊपर और नीचे की तरफ क्या होगा, तो एक बॉन्ड ऐसा बाहर की तरफ होगा, ऐसा बाहर की तरफ होगा, एक बॉन्ड इसका अंदर की तरफ होगा। तो यदि मैं इस बाहर वाले बिंदु को, यदि मैं इस बाहर वाले को इन सबसे ज्वाइन करता हूं, तो मेरे हिसाब से आपको बात समझ आ रही है बेटा, एक पिरामिड बनेगा ऊपर की तरफ, सेम टू सेम एक पिरामिड बनेगा बेटा पीछे की तरफ। तो बीच में तो क्या प्रेजेंट है बेटा, पंचकोणीय प्रेजेंट है, एक पिरामिड ऊपर की तरफ, एक पिरामिड नीचे की तरफ, अर्थात इसका नाम क्या हो गया, पंचकोणीय द्विपिरामिड। अब पंचकोणीय द्विपिरामिडीय संरचना की यदि बात करी जाए तो इसमें कितने प्रकार के कोण होंगे और क्या क्या होंगे, पहले हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। पहले तो आप एक बात देखें बेटा, इसके अंदर ही तो पंचकोण बनेगा, क्योंकि ये क्या है, एक रेगुलर पेंटागन है, और रेगुलर पेंटागन का मतलब क्या हो गया बेटा, एक सममित एक पंचकोणीय है, अर्थात यहां पर सभी के सभी कोण क्या होंगे, समान होंगे। मान लीजिए थोड़ी देर के लिए हमें बात बोलते हैं कि यहां पर इन दोनों के मध्य जो कोण है वो x डिग्री है। तो चूंकि ये रेगुलर पेंटागन है, एक सममित पेंटागन है, सममित पंचकोणीय है, अर्थात यहां पर सभी के सभी कोण x मान के ही होंगे। तो ये हो गया x, तो बेटा ये भी x ही होगा, ये भी x होगा, ये भी x होगा, और ये भी x होगा। मानते हैं इस बात को? तो कितने x मिल गए बेटा हमें, 1 2 3 4 5, 5 x मिल गए। अच्छा, पांचों के पांचों x का सम कितना होना चाहिए, 360 डिग्री का होना चाहिए। अर्थात यदि हम इसको इस प्रकार रखें कि 5x का मान कितना होना चाहिए बेटा, 360 डिग्री होना चाहिए, तो यहां पर से हमारे पास x का मान कितना निकल करके आएगा बेटा, 360/5, अर्थात यहां पर आएगा बेटा ये 72 डिग्री। इसका मतलब इसके अंदर पंचकोणीय के अंदर 72 डिग्री कोण कितने होंगे बेटा, 5 होंगे। यहां तक बात समझ में आ रही है बेटा, क्लियर है बात, ठीक। इसके बाद हम देखते हैं बेटा, ये जो बॉन्ड ऊपर की तरफ था, तो ये जो ऊपर के और नीचे की तरफ बॉन्ड है, इनके मध्य कितना कोण होगा बेटा, 180 का कोण होगा। इसका मतलब यहां पर कितने कोण होंगे बेटा हमारे पास, 72 डिग्री के, तो 5 कोण मिल गए हमको, 5 कोण मिल गए हमें। अच्छा, यहां पर हमें 180 डिग्री कोण कितना मिला बेटा, 1 कोण मिल गया, 180 कोण हमें मिल गया 1। इसके अलावा आप एक बात देखें बेटा, यह जो बंध है ऊपर की तरफ, यदि हम इसको, इसका कोण इस वाले बॉन्ड से देखते बेटा, जो हमने डैश के फॉर्म में बताया, तो आप देखें बेटा ये दोनों परस्पर लंबवत है, तो यहां पर 90 का कोण बनेगा। इनफैक्ट आप ये बात देख सकते हैं, ये वाला बंध जो है वो इससे भी लंबवत है, ये वाला बंध जो है वो इससे भी लंबवत है, इससे भी लंबवत है, इससे भी लंबवत है। अर्थात यहां पर अब देखा जाए तो ऊपर वाला जो बंध ऐसे बाहर की तरफ निकल रहा है, यह 590 डिग्री कोण बनाएगा ऐसे बाहर की तरफ। तो सेम टू सेम पीछे की तरफ भी ऐसे ये जो दूसरा वाला बंध बनेगा, ये भी 5 कोण बनाएगा 90 डिग्री के। तो 90 डिग्री कोण कितने हो गए बेटा, यहाँ पर 10 कोण हो गए 90 डिग्री के। 5 कोण तो बनेंगे ऊपर की तरफ, 5 कोण बनेंगे पीछे की तरफ, 10 कोण हो गए 90 डिग्री के, 5 कोण हो गए हमारे पास 72 डिग्री के, और 180 डिग्री कोण कितना हो गया बेटा हमारे पास में, 1 हो गया। तो हम इसको ऐसे बता सकते हैं कि 90 डिग्री कोण कितने हो गए बेटा हमारे पास में, यहाँ पर 10 कोण हो गए, 10 एंगल्स आर देयर ऑफ 90 डिग्री। तो इस प्रकार से बेटा हमने देखा कि यहाँ पर क्या क्या संकरण हो सकता है, और संकरण के हिसाब से क्या क्या ज्यामिति हो सकती है। अलग अलग ज्यामिति को बेटा आपको याद रख के चलना है, क्योंकि एग्जाम में आपको ज्यामिति नहीं दी जाएगी, और इसके बेस पर सवाल एग्जाम में आता ही आता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आप इसको ढंग से समझ करके चलें, जितना हो सकता है उतनी बार देखें और खूब प्रैक्टिस करें इसकी मॉड्यूल के आधार। अब हम डिस्कस करेंगे बेटा संकरण के बारे में, कि संकरण किस प्रकार से ज्ञात करा जाता है। इसके पहले बेटा हमने देखा था कि किस प्रकार के अलग अलग प्रकार के संकरण होते हैं, अलग अलग संकरण को किस प्रकार से बताया जाए, क्या क्या कक्षक शामिल है। परंतु सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है, यदि किसी अणु को हमारे सामने दे दिया जाए तो हम किस प्रकार पहचानेंगे कि उसमें संकरण क्या है। जैसे हमने CH4 में तो आपको बताया था कि हाँ संकरण क्या है बेटा, sp3 है। तो संकरण की पहचान किस प्रकार से करी जाएगी, यदि हमको कोई अणु दे दिया गया है तो हम उस अणु के अंदर पहचान कैसे करेंगे कि संकरण क्या होगा, किस प्रकार का होगा, हमें कैसे पता पड़ेगा। तो संकरण के लिए हमें गणना करनी आनी चाहिए। तो बेटा अब हम देखते हैं कि संकरण की गणना किस प्रकार करी जाती है। तो संकरण की गणना करने के लिए, संकरण संख्या की गणना करने के लिए हम एक स्पेशल टाइप का नंबर यूज करते हैं बेटा, जिसको बोलते हैं स्टेरिक नंबर। क्या बोलते हैं बेटा, स्टेरिक नंबर। शॉर्ट फॉर्म में इसको हम SN से संबोधित करेंगे। क्या बोलेंगे बेटा, स्टेरिक नंबर। स्टेरिक नंबर एक ऐसा नंबर होता है जो हमें बताता है कि संकरित कक्षकों की संख्या कितनी है। यदि स्टेरिक नंबर की बात करी जाए तो जो संकरित कक्षकों की संख्या है उसे ही स्टेरिक नंबर कहा जाता है। तो दोनों को आप एक ही बात लेकर के चल सकते हैं, पर हाँ लिखने करने में समझने में आसानी होती है, इसलिए हम बार बार यहाँ पर स्टेरिक नंबर SN का यूज करेंगे बोलने चलने के प्रोसेस के लिए। पर आप इसको क्या समझेंगे, संकरित कक्षकों की संख्या ही समझेंगे।
तो संगृहीत कक्षकों की संख्या क्या होती है बेटा, आपने देखा था कम से कम 2 हो सकती है, तो वही वाली बात यहां पर चलेगी। तो उसी के हिसाब से किस प्रकार देखा जाएगा, तो यहां पर बेटा हमारे पास में 2 तरीके के सूत्र आएंगे, 2 तरीके के सूत्र आएंगे। दोनों ही तरीके के सूत्र को आपको शुरुआत में सीखना है, बाद में आपको लग सकता है कोई एक तरीका आपको आसान लग सकता है, पर शुरुआत में जब आपको संकरण नया नया है आपके लिए, तो मैं आपको यह रिकमेंड करूंगा कि आप दोनों तरीके से अप्लाई करके चलें। तो दोनों सूत्रों के बारे में देखते हैं, किस प्रकार गणना करी जाती है देखते हैं। सबसे पहले यहां पर यह होता है बेटा, संकरित कक्षकों की संख्या अर्थात संकरित कक्षकों की संख्या अर्थात स्टेरिक नंबर जो है हमारे पास Sn जो है वो किसके बराबर होता है, सिग्मा बंधुओं की संख्या प्लस केंद्रीय परमाणु पर लोन पेयर की संख्या। मतलब जिस भी तत्व के लिए हम संकरण ज्ञात करेंगे वहां पर संकरित कक्षकों की संख्या अर्थात स्टेरिक नंबर का मान कितना होगा, वह होगा कि वह तत्व कितने सिग्मा बंध बना रहा है प्लस उसमें वो तत्व के पास कितने लोन पेयर की संख्या है। अब चूंकि मैंने बताया था बेटा आपको कि जब भी हम कभी संकरण की बात करते हैं तो केंद्रीय परमाणु के लिए ही बात करी जाती है, केंद्रीय परमाणु के संदर्भ में ही बातें सारी कही जाती है। तो सामान्यतः जब हम केंद्रीय परमाणु की बात करेंगे तो वहां पर यह बात कही जा सकती है कि उसी के लोन पेयर, उसी के एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म के बारे में गणना करी जाएगी। तो तब ऐसे केस के अंदर स्टेरिक नंबर का बराबर क्या होगा, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, वो सिग्मा बॉन्ड कितना नंबर बना रहा है प्लस उसमें कितने लोन पेयर प्रेजेंट है, किसमें लोन पेयर उसमें उपस्थित है, जो उसका मान आएगा उसके हिसाब से संकरण की मात्रा बता दी जाएगी। इसके अलावा एक और मेथड और होता है बेटा। अब वो मेथड क्या होता है, स्टेरिक नंबर अर्थात संकरित कक्षकों की संख्या बताने के लिए फॉर्मूला है हमारे पास, हाफ संयोजी इलेक्ट्रॉन प्लस एकल संयोजी पार्श्व परमाणु माइनस आवेश। अब संयोजी इलेक्ट्रॉन किसके, तो नेचुरल सी बात है जिसका हम संकरण ज्ञात कर रहे हैं, केंद्रीय परमाणु के लिए ज्ञात कर रहे हैं, तो जिस भी परमाणु के लिए हम संकरण ज्ञात करेंगे उसके संयोजी कोष के इलेक्ट्रॉन को हम यहां पर लिख देना है, प्लस एकल संयोजी पार्श्व परमाणु। अब एकल संयोजी पार्श्व परमाणु का मतलब क्या होता है, पार्श्व परमाणु का मतलब क्या होता है, जो केंद्रीय परमाणु के साथ में परमाणु जुड़े हुए होते हैं उसको हम पार्श्व परमाणु बोलते हैं। तो सभी पार्श्व परमाणु हमें गिनने नहीं है, सभी पार्श्व परमाणु हमें गिनने नहीं है, हमें सिर्फ और सिर्फ क्या देखना है बेटा, वो पार्श्व परमाणु जो कि एकल संयोजी है। अब एकल संयोजी होने का मतलब क्या हो गया है कि वह जो कि सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे, जो सिर्फ एकल बंध का निर्माण करते हैं। अब वो कौन कौन से होते हैं तो देख लेते हैं बेटा हम। एकल संयोजी पार्श्व परमाणु अथवा समूह कौन कौन से होते हैं, जैसे हाइड्रोजन। अब आप जानते हैं बेटा हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड बनाता है, तो जब भी कभी आपको पार्श्व परमाणु हाइड्रोजन दिखेगा तब उसकी संख्या जो होगी उसको आप यहां पर बता दें। जैसे मान लीजिए 3 हाइड्रोजन है तो आप यहां 3 लिख देंगे, 2 हाइड्रोजन है तो आप यहां पर 2 लिख देंगे। हेलोजन सभी के सभी हो गए, हेलोजन को हमने बताया था आपको बेटा, आपको एक्स से डिनोट करा जाता है। तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये सभी तत्व क्या है, हेलोजन है। ये सभी तत्व सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं, एकल बंध बनाते हैं, अर्थात ये सभी इस कैटेगरी में यहां पर रखे जा सकते हैं। OH ग्रुप होता है, R ग्रुप होता है, NH2 समूह होता है, SiS3 समूह होता है, एटसेट्रा। कहने का मतलब यहां पर यह है, इस सूत्र के अंदर पार्श्व परमाणु के लिए एकल संयोजी पार्श्व परमाणु ही रखे जाएंगे। यदि वह द्विसंयोजी हुआ या त्रिसंयोजी हुआ तब हम उसको यहां पर रख नहीं सकते, तो एकल संयोजी ही रखना पड़ेगा। और माइनस कर देंगे बेटा इसमें से आवेश, जो भी हमारे पास आवेश होगा, जैसे कि मान लीजिए किसी को अगर +1 चार्ज है तो वो क्या हो जाएगा बेटा, -1 हो जाएगा, क्योंकि माइनस का +1 -1 हो जाएगा। यदि किसी के ऊपर -2 चार्ज हुआ तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तब ऑटोमेटिक को क्या हो जाएगा, +1 करके आ जाएगा। तो अभी हम सूत्र को अप्लाई करके बताएंगे आपको किस तरह से अप्लाई करना होता है। बहुत ही आसान से सूत्र है, पहला वाला सूत्र ये है, दूसरा सूत्र ये है। जैसा कि मैंने बताया आपको दोनों ही सूत्र से गणना करनी आनी चाहिए। बाद में जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी बेटा तो पहला वाला सूत्र आपको आसान लगना शुरू हो जाएगा, पर शुरुआत में कॉन्सेप्ट को समझने के लिए और जब भी कभी आपको डाउट आएगा तो ऐसे केस में आपको ये सूत्र नंबर 2 फॉर्मूला नंबर 2 भी पता होना चाहिए। फॉर्मूला नंबर 2 के साथ में एक स्पेशल पॉइंट ये जुड़ा हुआ है कि फॉर्मूला नंबर 2 सिर्फ और सिर्फ तभी अप्लाई करा जा सकता है जब केवल और केवल एक केंद्रीय परमाणु होगा। क्या बताया जा सकता है, जब केवल और केवल एक केंद्रीय परमाणु होगा। अर्थात यहां पर यह हो गया कि फॉर्मूला नंबर 2 जो है वो इतना सक्सेसफुल फॉर्मूला नहीं है जितना फॉर्मूला 1 सक्सेसफुल है। पर जैसा कि मैंने बताया आपको, यदि आप नए हैं, जैसा कि अभी आप पढ़ रहे हैं, तो शुरुआत में आप किसी भी क्वेश्चन को करने के लिए दोनों फॉर्मूले से करें, दोनों से सेम आंसर आएगा। फायदा यह होगा कि आपकी प्रैक्टिस बढ़ जाएगी। और यदि मान लीजिए आप एग्जाम में कभी कंफ्यूज हो जाते हैं तो आप इस तरीके से वेरीफाई करके चेक कर सकते हैं कि आपका आंसर जो आपने बताया है वो सही आया है या नहीं आया है। तो बेटा इस प्रकार हम संकरण की गणना करके बता सकते हैं कि संकरण क्या होगा, किस प्रकार होगा। अब संकरण की मात्रा आ जाएगी आपके पास कि संकरण कितना आ गया आपके पास, स्टेरिक नंबर आ गया आपके पास 2, 3, 4, 5। तो उसके हिसाब से संकरण क्या बताया जाएगा। तो जो टेबल हमने पहले देखी थी उसी टेबल को हम दोबारा देख लेते हैं। यहां पर देख लेते हैं बेटा स्टेरिक नंबर की संख्या अर्थात संकरित कक्षकों की संख्या क्या होगी, और यहां पर उसका संकरण क्या होगा, हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। संकरण को ही बेटा इंग्लिश के अंदर हाइब्रिडाइजेशन वर्ड बोला जाता है। तो जब स्टेरिक नंबर का वैल्यू होगा 2 तो संकरण होगा sp, 3 sp2, 4 sp3, 5 sp3d, 6 sp3d2 और 7 क्या हो जाएगा बेटा sp3d3 हो जाएगा। जैसे मान लीजिए बेटा आपको बात समझ में आ गई, चलिए मान लीजिए आप भूल भी गए तो भी आप कॉमन सेंस लगा करके देख सकते हैं बेटा
कि 2 का मतलब क्या है, एक एस और एक पी, एक एस और एक पी से 2 बनेगा तो 2 का मतलब sp हो गया। जैसे मान लीजिए 4 आ गया तो 4 का मतलब क्या हो गया, sp3। एक एस और 3 पी से क्या बनेंगे, 4 sp3 बनेंगे। तो मेरे कहने का मतलब यहां पर यह है कि ये प्रोसेस बहुत ही आसान है, इसको आप आसानी से याद करके चलें। इसके आधार पर अब हम आगे सवाल बनाने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं बेटा अब हम, जैसा कि हमने आपको बताया था संकरण के पढ़ते टाइम कि अलग अलग प्रकार की आकृतियां होती हैं, अलग अलग प्रकार की संरचनाएं होती हैं। अब अलग अलग प्रकार की संरचनाएं बन सकती हैं। अब यदि हम बंध के बारे में बात करें या फिर हम इलेक्ट्रॉन के बारे में बात करें, तो इलेक्ट्रॉन जो संयोजी कोश में उपस्थित होता है वह चाहे तो बंध निर्माण में भागीदार हो, वह चाहे तो बंध निर्माण में भागीदार ना हो। यदि वह बंध निर्माण में भागीदार होता है तब वह बनाता है बंध युग्म। क्या बनाता है बेटा, बंध युग्म बनाता है। परंतु यदि संयोजी कोश का कोई इलेक्ट्रॉन है जो कि बंध निर्माण में भागीदार नहीं हो रहा है, तब वह क्या बनाता है, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म, जिसको कि हम लोन पेयर बोलते हैं। तो जो बंध युग्म होता है उसको बेटा बोलते हैं बॉन्ड पेयर बीपी, और जो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होता है उसको हम क्या बोलते हैं, लोन पेयर एलपी। तो बीपी और एलपी की यदि बात करी जाए, बॉन्ड पेयर और लोन पेयर की यदि बात करी जाए, तो बॉन्ड पेयर और लोन पेयर के अंदर क्या समानताएं हैं या फिर दोनों के अंदर कुछ बातें अलग अलग होती है जिससे कि किसी अणु की आकृति भिन्न प्रकार की हो सकती है, वो क्या वो उसको प्रभावित कर सकता है। इसी बात की पड़ताल करने के लिए हमारे पास में एक नई थ्योरी आई जिसका नाम था बेटा वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। हेलो स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करेंगे बेटा यहां पर एक नई थ्योरी के बारे में जिसका नाम है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, जिसको अगर हम बोलते हैं बेटा शॉर्ट फॉर्म में VSCPRT, और हिंदी में यदि बात करी जाए तो क्या कहेंगे इसको बेटा, संयोजकता कोश इलेक्ट्रॉन युग्म प्रतिकर्षण सिद्धांत, VSEPRT। पहली बात तो ये थ्योरी क्या होती है बेटा, पहले तो आप इस बात को लेकर के समझें बेटा कि VSCPRT थ्योरी क्या है। जब हम संकरण की बात करते हैं तो हम ये बात देख करके आ चुके हैं कि संकरण की गणना जब करी जाती है तो उसमें बंध भी होता है और लोन पेयर भी, दोनों के दोनों ही शामिल हो सकते हैं। तो बंध और लोन पेयर की यदि बात करी जाए तो बंध और लोन पेयर के अंदर हमें देखने में ऐसा लगता है कि दोनों में इलेक्ट्रॉन युग्म है तो दोनों के अंदर समानता होनी चाहिए, परंतु यहां पर कुछ अंतर आ जाता है। और अंतर आ जाने की वजह से क्या हो जाता है कि जो अणु होता है जिसकी संरचना जैसी बननी चाहिए, जिसके अणु की आकृति जैसी बननी चाहिए, उसमें थोड़े बहुत चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं। तो चेंजेस क्यों आते हैं और किस प्रकार से आते हैं और क्या क्या प्रकार की संरचनाएं बन सकती है, इस पूरी चीजों को डील करने के लिए हमारे पास जो थ्योरी का नाम है उसका नाम क्या है बेटा, VSCPRT थ्योरी, VSCPR थ्योरी या फिर संयोजकता कोश इलेक्ट्रॉन युग्म प्रतिकर्षण सिद्धांत। इसके बारे में हम चलिए आगे डिस्कस करते हैं। तो पहले क्या क्या मेन पॉइंट है बेटा, इसको हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट पॉइंट यहां पर यह है कि केंद्रीय परमाणु में संयोजी कोश में उपस्थित विभिन्न इलेक्ट्रॉन युग्म, बंध युग्म तथा इलेक्ट्रॉन युग्म एक दूसरे को प्रतिकर्षित करने की प्रवृत्ति करते हैं। बिल्कुल सिंपल सी बात है, कांस्टेंट बात है, सिंपल सी बात है बेटा। इलेक्ट्रॉन युग्म जो होगा तो कोई भी एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन युग्म को क्या करेगा बेटा, प्रतिकर्षित ही करेगा, क्योंकि समान आवेश जो होते हैं वो आपस में प्रतिकर्षण करते हैं, जानते हैं आप। तो चाहे वो इलेक्ट्रॉन जो बंधित अवस्था में होगा तब उसे हम बंध युग्म कहेंगे वो हो, या फिर वो जब इलेक्ट्रॉन युग्म बंधित अवस्था में नहीं होगा तब हम उसे क्या बोलेंगे बेटा, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म या फिर लोन पेयर हो। तो लोन पेयर हो चाहे बॉन्ड पेयर हो, किसी प्रकार का हो, उनमें आपस में क्या होगा बेटा, हमेशा प्रतिकर्षण ही होगा। तो पहली बात तो बहुत सिंपल सी बात है कि लोन पेयर या इलेक्ट्रॉन बॉन्ड पेयर के अंदर क्या होगा बेटा, रिपल्सन होगा, प्रतिकर्षण ही होगा। नेक्स्ट बात क्या है देखें, यदि केंद्रीय परमाणु समान परमाणुओं के साथ केवल बंधित इलेक्ट्रॉन युग्म ही रखता है तो यौगिक की आकृति सममित होती है, जो कि सिज्विक एवं पावेल के अनुसार ही होगी। अब ये इंपॉर्टेंट बात है, देखिए बेटा क्या पॉइंट बोल रहा है, यदि केंद्रीय परमाणु समान परमाणुओं के साथ केवल बंधित इलेक्ट्रॉन युग्म ही रखता है तो यौगिक की आकृति सममित होती है। अब पहली बात तो पॉइंट क्या बोल रहा है बेटा, समान परमाणुओं के साथ, अर्थात यहां पर क्या है कि जो केंद्रीय परमाणु होगा उसके बगल में जो परमाणु लगे होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं बेटा, पार्श्व परमाणु बोलते हैं। पार्श्व परमाणु बोलते हैं या फिर साइड एटम बोलते हैं। तो एक तो सेंट्रल एटम हो गया, बाकी के क्या होंगे बेटा, साइड एटम्स होंगे। तो जब केंद्रीय परमाणु के साथ में जितने भी परमाणु साथ में लगे हुए अर्थात पार्श्व परमाणु सबके सब समान हो जाए एवं केवल बंधित इलेक्ट्रॉन युग्म ही रखे, बंधित इलेक्ट्रॉन युग्म रखे, अर्थात यहां पर लोन पेयर की संख्या नहीं होनी चाहिए। तो जब भी कभी ऐसा होगा कि केंद्रीय परमाणु के बगल में सभी के सभी पार्श्व परमाणु समान होंगे और केंद्रीय परमाणु पर कोई लोन पेयर भी उपस्थित नहीं होगा, तो ऐसी संरचना को क्या कहा जाएगा बेटा, सममित संरचना कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा बेटा, उसको सममित संरचना कहा जाएगा, या फिर ऐसी आकृति को हम क्या बोलेंगे बेटा, सममित आकृति बोलती है। इसको क्या बोलते हैं बेटा इंग्लिश में, सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर बोलते हैं। तो सममित आकृति होने का मतलब क्या हो गया, जब केंद्रीय परमाणु के बगल में सभी पार्श्व परमाणु समान हो जाए और केंद्रीय परमाणु को लोन पेयर की संख्या भी शून्य हो जाए, कोई लोन पेयर उपस्थित नहीं होना चाहिए। तब उसके हिसाब से क्या बात कही जाएगी, जैसे कि बेटा हमने देखा बेटा BF3। अब BF3 में हम संकरण निकालना सीख चुके बेटा। तो BF3 में यदि आप संकरण ज्ञात करेंगे तो संकरण क्या निकल के आएगा बेटा, sp2 संकरण निकल के आएगा। तो यदि sp2 संकरण वहां पर आया तो यदि हम BF3 की संरचना देखें तो ये पॉइंट ये बोलना चाह रहा है कि बोरोन जो होगा इसके साथ में जब 3 फ्लोरीन के परमाणु को आप इस प्रकार से जोड़ेंगे तो बेटा यहां पर आप देख सकते हैं कि ये एक सममित ज्यामिति है। क्यों है सममित ज्यामिति, क्योंकि सभी पार्श्व परमाणु समान है
और केंद्रीय परमाणु पर लोन पेयर भी उपस्थित नहीं है, तो ऐसे केस के अंदर जैसी ज्योमेट्री आनी चाहिए, जो इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री आनी चाहिए, एग्जैक्टली वही अणु की आकृति होगी, जैसे कि वो क्या होगी बेटा यहाँ पर त्रिकोणीय समतलीय हो। अगला एग्जांपल लिया बेटा इन्होंने CH4। CH4 के बारे में हम देख करके आ चुके बेटा, CH4 की संरचना आप पहले भी देख चुके हैं। संकरण की शुरुआत हमने CH4 से करी थी। तो जब हम CH4 के बारे में बात कर रहे थे तो आप CH4 को भी देख सकते हैं बेटा कि ये भी एक सममित आकृति का एग्जाम्पल। क्यों है? क्योंकि आप देख सकते हैं बेटा कार्बन के बगल में सभी हाइड्रोजन समान है, कार्बन पे कोई लोन पेयर उपस्थित नहीं है। इसका मतलब ये आकृति भी क्या है? सममित आकृति है। अर्थात यहां पर भी जो इसकी संरचना बननी चाहिए एग्जैक्टली वह इलेक्ट्रॉनिक ज्यामिति के हिसाब से बनेगी, अर्थात वो क्या होगा? चतुष्फलकीय होगा। और सेम टू सेम बेटा आप CO2 के बारे में देख सकते हैं। CO2 क्या होगा बेटा? रेखीय संरचना होगा। CO2 के बारे में यदि बात करी जाए तो कार्बन के साथ में इस प्रकार डबल बॉन्ड O होगा और यहाँ पर बेटा डबल बॉन्ड O होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं बेटा कि केंद्रीय परमाणु पर कोई लोन पेयर उपस्थित नहीं है और सभी पार्श्व परमाणु दोनों ऑक्सीजन की मात्रा समान है। इसका मतलब यहाँ पर क्या है? ये भी एक सममित आकृति होगी। किस प्रकार की होगी? रेखीय होगी। तो यहाँ से आपने एक पॉइंट सीखा बेटा कि यदि आपके सामने कोई सममित आकृति के बारे में बोलेगा तो आपके क्या दिमाग में चलना चाहिए? आपके दिमाग में चलना चाहिए कि सभी पार्श्व परमाणु समान होने चाहिए और केंद्रीय परमाणु पर लोन पेयर की संख्या 0 होनी चाहिए। तभी हम क्या बोल सकते हैं बेटा उसको? तभी जाकर के हम क्या बोलेंगे? उसको सममित आकृति बोले। नेक्स्ट क्या बात बोली देखते हैं बेटा। यदि अणु के केंद्रीय परमाणु में बंधित और एकाकी अबंधित दोनों प्रकार के इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित हो, अर्थात केंद्रीय परमाणु के साथ में बंध भी बन रहा हो और लोन पेयर भी बन रहा हो, बंध भी बन रहा हो और लोन पेयर भी उपस्थित हो, तब क्या होगा? तब उसके बारे में बोला गया तो अणु की आकृति सममित नहीं होती है, अर्थात वास्तविक बंध कोण बंधित एवं एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्मों के मध्य प्रतिकर्षण के कारण परिवर्तित हो जाता है। बात यहां पर यह कही गई है कि यदि केंद्रीय परमाणु के पास में लोन पेयर भी उपस्थित है और बॉन्ड पेयर भी उपस्थित है, बंध युग्म भी है और एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म भी है, तब उस आकृति को सममित नहीं कहा जाएगा। और सममित नहीं कहा जाएगा तो वहां पर जो बंध कोण एग्जैक्टली आने चाहिए थे उस बंध कोण इस प्रकार के नहीं आ पाते हैं, बंध कोण विकृत हो जाते हैं, बंध कोण चेंज हो जाते हैं। नेक्स्ट क्या बात बोल रहा है बेटा? ठीक इसी प्रकार यदि अणु के केंद्रीय परमाणु से भिन्न भिन्न प्रकार के परमाणु जुड़े हुए हों तो अणु असममित हो जाता है। ऐसा इलेक्ट्रॉन के बीच असमान प्रतिकर्षण बल के कारण होता है और प्रतिकर्षण का क्रम क्या होता है? कुछ इस प्रकार क्रम दिया हो। बहुत बढ़िया एग्जांपल है बेटा। अब इसके बाद मतलब क्या होता है बेटा? इसको थोड़ी देर बाद जस्ट हम आपको एग्जांपल के थ्रू समझाने की कोशिश करेंगे। अभी आप इस बात को देखें बेटा। पॉइंट ये बोलना चाह रहा है जब भी कभी केंद्रीय परमाणु पर लोन पेयर भी हो और बॉन्ड पेयर भी हो तब, या फिर यदि केवल और केवल बॉन्ड पेयर हो परंतु सभी के सभी बॉन्ड समान नहीं हो, तो जब सभी के सभी बॉन्ड समान नहीं होंगे तब, या फिर जब केंद्रीय परमाणु पर लोन पेयर भी हो और बॉन्ड पेयर भी हो, तब ऐसे कोण के अंदर जो आकृति बनेगी, तब ऐसी संरचना जो बनेगी उसको सममित नहीं कहा जा सकता। सममित नहीं कहा जा सकता अर्थात जो बंध कोण होंगे वह भी सममित के हिसाब से नहीं होंगे, बंध कोण विकृत हो जाएंगे, बंध कोण परिवर्तित हो जाएंगे। और ऐसा होने के पीछे कारण क्या होता है कि इनके मध्य जो प्रतिकर्षण लगता है उस प्रतिकर्षण की मात्रा समान नहीं होती है। प्रतिकर्षण की मात्रा डिफरेंट हो जाती है बेटा, वेरी कर जाती है, अंतर अलग अलग हो जाता है। अब यहां पर प्रतिकर्षण की मात्रा क्या बताई गई है पहले हम उसको देख लेते हैं। प्रतिकर्षण की मात्रा बताई गई है बेटा कि लोन पेयर के मध्य प्रतिकर्षण सर्वाधिक होगा, उससे कम होगा लोन पेयर बॉन्ड पेयर के मध्य, और सबसे कम का होगा बेटा बॉन्ड पेयर के मध्य। तो बात यहां पर ये कही गई है कि प्रतिकर्षण जो होगा वह लोन पेयर के मध्य सर्वाधिक होगा, उससे कम होगा लोन पेयर बॉन्ड पेयर के बीच में, और सबसे कम कहां होगा बेटा? बॉन्ड पेयर के बीच में। यदि हम इसको दूसरी भाषा में देखना चाहें तो क्या बात बोल सकते हैं बेटा? इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण का युग्म का क्रम क्या होगा? इलेक्ट्रॉन युग्म अर्थात लोन पेयर सर्वाधिक, इलेक्ट्रॉन युग्म बंध युग्म लोन पेयर बॉन्ड पेयर उससे कम, और बंध युग्म बॉन्ड पेयर सबसे कम। तो सर्वाधिक कहां होगा बेटा? लोन पेयर, उससे कम कहां होगा बेटा? लोन पेयर बॉन्ड पेयर, और उससे कम कहां होगा बेटा? बॉन्ड पेयर। तो अभी आप इस पॉइंट के बारे में समझे बेटा। पॉइंट क्या कहना चाहता है? ये पॉइंट जिसने बोला है इसको मैं आपको अभी एक्सप्लेन कर दूंगा। पॉइंट क्या कहना चाहता है कि यदि केंद्रीय परमाणु पर सभी पार्श्व परमाणु समान नहीं है, अर्थात कुछ परमाणु अलग है दूसरों से, तब भी आकृति असममित होगी। और यदि केंद्रीय परमाणु पर लोन पेयर और बॉन्ड पेयर दोनों प्रकार के उपस्थित हैं तब भी आकृति को क्या कहा जाएगा बेटा? असममित ही कहा जाएगा। प्रतिकर्षण की मात्रा के बारे में कहा गया है कि प्रतिकर्षण सर्वाधिक होगा लोन पेयर में, उससे कम होगा लोन पेयर बॉन्ड पेयर में, और सबसे कम कहां होगा बेटा? बॉन्ड पेयर में प्रतिकर्षण होगा। चलिए नेक्स्ट बात देखते हैं बेटा। एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म को इस प्रकार व्यवस्थित किया जाता है कि इसके कारण लगने वाला प्रतिकर्षण न्यूनतम रहे। बिल्कुल सीधी सी बात है बेटा, ये बात हम पहले भी देख करके आ चुके हैं कि कोई भी सिस्टम जो होता है वो अपनी स्टेबिलिटी चाहता है। स्टेबिलिटी चाहने के लिए वहां पर आकर्षण अधिकतम होना चाहिए और प्रतिकर्षण तो न्यूनतम होना चाहिए। अर्थात जब भी कभी कोई प्रतिकर्षण की बात करी जाएगी तो अणु जो होगा वह लोन पेयर को या दूसरे बॉन्ड पेयर को इस प्रकार से व्यवस्थित करने की कोशिश करेगा ताकि जो प्रतिकर्षण है वह न्यूनतम हो जाए। शून्य हो जाए तो बहुत ही अच्छी बात है, परंतु यदि शून्य नहीं हो पा रहा है तो न्यूनतम तो हो ही जाए। तो इसलिए क्या करना पड़ता है बेटा? लोन पेयर को एक ऐसी जगह पर रखना पड़ता है, अणु ऑटोमेटिक इसको ऐसी जगह पर रखने की कोशिश करेगा जहां पर प्रतिकर्षण क्या होगा बेटा? न्यूनतम होगा। ये बात कही है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है बेटा?
जब एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्मक उपस्थित हो तब बंध कोण कम हो जाता है, अर्थात जब लोन पेयर उपस्थित होगा तब बंध कोण कम हो जाएगा। और यहां पर बात कही गई है कि जो बंध कोण होगा वह व्युत्क्रमानुपाती होगा एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म की संख्या अर्थात लोन पेयर की संख्या पे। अब लोन पेयर की संख्या के इस पे किस प्रकार से फर्क पड़ता है और ऐसा क्यों है कि बंध कोण जो है वह एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म की संख्या के व्युत्क्रमानुपाती है। और जो हमने पुराना पॉइंट सीखा था कि क्यों लोन पेयर बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर वाला पॉइंट आता है, इसको हम एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। 2 मिनट में आपको बात क्लियर हो जाएगी। देखिए बेटा बात क्या है, जैसे कि हमें यहाँ पर 3 कंपाउंड दिए गए हैं CH4 NH3 और H2O। पहला काम तो हम ये करते हैं कि संरचना बनाते हैं। जब हम इनकी संरचना बनाएंगे तो बेटा आप देख सकते हैं यहाँ पर बीच में केंद्रीय परमाणु कार्बन है, यहाँ पर हाइड्रोजन होगा, एक हाइड्रोजन इधर होगा, एक हाइड्रोजन इस प्रकार होगा और एक हाइड्रोजन इस प्रकार होगा। ये प्रॉपर चतुष्फल की संरचना बन गई। ठीक है। NH3 की यदि बात करें तो NH3 में नाइट्रोजन होगा हमारे पास। अब नाइट्रोजन के पास में बाह्यतम कोश में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 में से 3 तो इस प्रकार से हाइड्रोजन के साथ में बंध बना लेंगे, परंतु 2 इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो ऐसे इसके ऊपर ऐसे लोन पेयर के रूप में उपस्थित रहेंगे। अर्थात हम ये बात बोल सकते हैं यहाँ पर लोन पेयर भी होगा और बॉन्ड पेयर भी होगा। यदि हम H2O जल के अणु की बात करी जाए तो यहाँ पर ऑक्सीजन है हमारे पास में केंद्रीय परमाणु। अब बेटा ऑक्सीजन के पास बाह्यतम कोश में 6 होते हैं, 6 में से 2 तो इस प्रकार से हाइड्रोजन से बंध बना लेंगे और बाकी बचेंगे बेटा यहाँ पर 4। तो जो 4 हमारे पास बचेंगे वह ऐसे 2 लोन पेयर के रूप में, 2 एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म के रूप में उपस्थित रहेंगे। अब बात यहां पर यह है कि यदि आप इन सबके अंदर देखें बेटा तो सबके अंदर संकरण समान है। कैसे संकरण समान है? देखे बेटा, संकरण निकालना सीखा था बेटा हमने। संकरण निकालने के लिए हम स्टेरिक नंबर निकालते हैं और स्टेरिक नंबर निकालने का सूत्र क्या होता है बेटा? नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर। देख सकते हैं बेटा। ठीक है। यदि हम कार्बन की बात करें तो कार्बन यहां पर 4 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, कोई लोन पेयर नहीं, तो 4 + 0 का मान आएगा 4, संकरण आएगा sp3। NH3 केस में 3 सिग्मा 1 लोन पेयर, 3 + 1 का मान आएगा 4, फिर से sp3। और H2O के अंदर 2 सिग्मा 2 लोन पेयर, यहां पर भी मान क्या आएगा बेटा? 4 आएगा, sp3 संकरण आएगा। तो तीनों के अंदर संकरण क्या है बेटा? sp3 है। इसका मतलब तीनों के अंदर बंध कोण समान होना चाहिए, परंतु तीनों के अंदर बंध कोण समान हमें नहीं मिलता है। यहां पर हमें बंध कोण क्या मिलता है? CH4 में जो मिलना चाहिए एग्जैक्टली वही मिलता है। CH4 में क्या मिलना चाहिए था हमें? 109 डिग्री 28 मिनट, क्योंकि चतुष्फल की एग्जैक्टली वही एंगल मिलता है। NH3 की यदि बात करी जाए तो यहां पर बंध कोण कम हो गया, 160 डिग्री हो गया। और H2O के अंदर बात करी जाए तो यहां पर बेटा बंध कोण और कम हो गया। अब यही सोचने वाली बात है कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो देखो बेटा, ऐसा होने के पीछे कारण क्या है? CH4 अणु की यदि बात करी जाए तो CH4 एक सममित अणु है। यहां पर जैसा बंध कोण आना चाहिए था एग्जैक्टली वही बंध कोण आएगा। क्यों? क्योंकि यहां पर सभी के सभी बंध समान है। अब बंध समान होने का मतलब क्या होगा बेटा? आप समझें, CH बंध जो होगा इसमें 2 इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। ये 2 इलेक्ट्रॉन जो हैं, ये इन दोनों इलेक्ट्रॉन दूसरे CH बंध पे या तीसरे CH बंध पे या चौथे CH बंध पे एक जैसा प्रतिकर्षण लगाएंगे, क्योंकि सभी के सभी बंध समान है। तो CH बंध जितना इसको नीचे दबाने की कोशिश करेगा, ये दूसरा CH बंध इसको ऊपर धकेल देगा, तो दोनों के बीच में रिपल्शन जो होगा बेटा वो बराबर हो जाएगा। दोनों का प्रतिकर्षण क्या होगा बेटा? बराबर हो जाएगा। ऐसा कैसा सबके बीच में होगा? इसी वजह से जैसा बंध कोण आना चाहिए था एक्जैक्टली वही का वही बंध कोण आ रहा है। इसीलिए हमने क्या बोला था? इसको सममित संरचना बोली थी। आप देख सकते हैं बेटा, सममित संरचना का एग्जाम्पल है, केंद्रीय परमाणु पर लोन पेयर की संख्या 0 है, सभी पार्श्व परमाणु समान। परंतु जैसे ही हम NH3 पर आते हैं बेटा, तो NH3 के केस के अंदर क्या हो गया बेटा? थोड़ा बदलाव हो गया। क्या हो गया बदलाव? कि यहां पर एक लोन पेयर भी आ गया। अब लोन पेयर के आने की वजह से क्या फर्क पड़ा? तो पहली नजर में तो ऐसा लगता है कि लोन पेयर और बॉन्ड पेयर में अंतर क्या है, क्योंकि लोन पेयर के अंदर भी 2 इलेक्ट्रॉन है और बॉन्ड पेयर में भी 2 इलेक्ट्रॉन है, तो दोनों के अंदर प्रतिकर्षण की मात्रा समान होनी चाहिए, परंतु ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता? आप समझे बेटा। लोन पेयर जो होता है उसमें दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन किसी एक परमाणु पर स्थित होते हैं। अर्थात वहां पर क्या है कि आकार छोटा होता है। एक छोटे आकार के अंदर, एक छोटे एरिया के अंदर इलेक्ट्रॉन जो होता है वो पैक हो जाता है, जिसकी वजह से वहां पर इलेक्ट्रॉन का घनत्व क्या हो जाता है बेटा? बढ़ जाता है। तो लोन पेयर की यदि बात करी जाए तो लोन पेयर के अंदर इलेक्ट्रॉन घनत्व अधिक है, क्योंकि वहां पर इलेक्ट्रॉन जो है वह एक ही परमाणु पर केंद्रित होते हैं, वहां पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा होती है। परंतु यदि हम बंध की बात करें तो ये 2 इलेक्ट्रॉन जो N और H के बीच में है, ये 2 परमाणु के मध्य बट गए। अब 2 परमाणु के मध्य बटने की वजह से यहाँ एक एरिया बढ़ गया, और एरिया बढ़ने की वजह से यहाँ क्या होगा बेटा? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन घनत्व की मात्रा कम हो गई। अब जैसे ही इलेक्ट्रॉन घनत्व की मात्रा कम हो जाएगी, यहां पर इलेक्ट्रॉन के द्वारा जो प्रतिकर्षण लगेगा उसकी मात्रा भी कम हो जाएगी। मतलब बात यहां पर यह है कि चूंकि यहां पर लोन पेयर जो है इसमें इलेक्ट्रॉन घनत्व अधिक है, तो ये लोन पेयर इसको नीचे की ओर दबाने की कोशिश करेगा, इस बंध को नीचे की ओर दबाएगा, और ये सिमिलरली इस बंध को भी नीचे की ओर दबाएगा। तो क्या ये बॉन्ड पेयर इसको ऊपर की ओर नहीं दबाएगा? ये भी दबाएगा, पर ये बेचारा क्या है? कमजोर है। तो चलेगी किसकी बेटा? लोन पेयर की। तो लोन पेयर की ज्यादा क्यों चल रही है और ये कमजोर क्यों है? क्योंकि यहां पर दोनों इलेक्ट्रॉन बड़े एरिया में फैल गए। तो जब कभी बंध की बात करी जाएगी तो ऑटोमेटिक वहां समझ सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन फैलने की वजह से इलेक्ट्रॉन घनत्व कम हो जाएगा, जिसके कारण उसके द्वारा लगाया जाने वाला जो बल है उसकी मात्रा कम हो जाएगी। परंतु यदि हम लोन पेयर की बात करें तो लोन पेयर में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अधिक है, इलेक्ट्रॉन घनत्व अधिक है, क्योंकि लोन पेयर में दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही परमाणु पर केंद्रित हैं, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन घनत्व अधिक होने की वजह से
उसके द्वारा लगाए जाने वाले बल की मात्रा अधिक होगी। इसी वजह से क्या होगा बेटा, यह लोन पेयर बॉन्ड पेयर को नीचे की ओर पुश करेगा, ये भी इसको नीचे की ओर पुश करेगा, और जब इसको नीचे की ओर पुश करेगा तो जो एक्चुअल में एंगल होना चाहिए sp3 का, उससे थोड़ा सा कम होकर के निकल के आएगा। इसी वजह से यहां पर कोण क्या बताया गया बेटा, 160 डिग्री, क्योंकि लोन पेयर आ गया तो बंद कोण कम। यदि हम H2O की बात करें बेटा, तो H2O के अंदर दो लोन पेयर आ गए, अब क्या होगा बेटा, ये लोन पेयर आपस में प्रतिकर्षण करेंगे, ये इसको धक्का देगा, ये इसको धक्का देगा, फिर यह लोन पेयर सेम टू सेम इस बॉन्ड पेयर को नीचे की ओर धक्का देगा, ये लोन पेयर को नीचे की ओर ऐसे बॉन्ड को और धक्का देगा। तो आप ये बात समझ सकते हैं बेटा कि यहां पर दोनों लोन पेयर के मध्य प्रतिकर्षण होगा तो पहले ही दूर जाएंगे, फिर नीचे वालों को और प्रेस करेंगे, और प्रेस करेंगे तो बंद कोण और कम हो जाएगा। तो CH4 में ऐसा कुछ नहीं था, CH4 जैसा बंद कोण आना चाहिए वैसा ही आएगा, क्योंकि सभी के सभी बंद समान है, सभी प्रतिकर्षण समान है। परंतु जैसे ही NH3 और H2 की बात करी जाए, लोन पेयर की मात्रा बढ़ गई, लोन पेयर की मात्रा बढ़ गई तो प्रतिकर्षण की मात्रा बढ़ गई, तो NH3 के अंदर जो बंद कोण होना चाहिए था उससे कम बंद कोण हो जाएगा, और H2 की यदि बात करें H2 में और भी बंद कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहां पर लोन पेयर की मात्रा बढ़ गई। इसलिए यहां पर यह बात कही गई है कि बंद कोण जो होगा वह एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म की संख्या अर्थात लोन पेयर की संख्या के व्युत्क्रमानुपाती होगा। आप देख सकते हैं बेटा, लोन पेयर की संख्या 0, 1 और 2, जैसे लोन पेयर की संख्या बढ़ रही है बंद कोण की मात्रा घट रही है, बंद कोण लगातार घट रहा है। अब आप ये बात समझ सकते हैं बेटा कि ऐसा क्यों बोला गया था कि लोन पेयर की सर्वाधिक होगा, क्योंकि आप देख सकते हैं यहां पर लोन पेयर है, यहां इलेक्ट्रॉन घनत्व सर्वाधिक होगा। इलेक्ट्रॉन घनत्व सर्वाधिक होने की वजह से इनके मध्य जो प्रतिकर्षण होगा वह सर्वाधिक होगा। इसीलिए बात बोली गई थी कि लोन पेयर का प्रतिकर्षण सर्वाधिक होगा। इसके बाद यदि बात करी जाए तो आप देख सकते हैं बेटा कि लोन पेयर बॉन्ड पेयर का होगा, और सबसे कम कहां होगा बेटा, बॉन्ड पेयर का होगा। तो सबसे कम बॉन्ड पेयर का क्यों होगा, क्योंकि बॉन्ड पेयर में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे कम होगी, इसलिए यहां पर यह बात कही जाएगी कि यहां पर जो प्रतिकर्षण लगेगा उसकी मात्रा कम होगी। तो जो भी हम पॉइंट देख करके आए थे बेटा, मेरे हिसाब से आपको बात क्लियर हो गई होगी कि उसके पीछे का रीजन क्या है, उसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है। तो कॉन्सेप्ट क्या है बेटा, यहां पर मेन रीजन निकल के आता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से। लोन पेयर जो होता है वहां पर इलेक्ट्रॉन सारा का सारा एक केंद्रीय परमाणु पर केंद्रीय होता है, इस वजह से क्या होता है वहां पर इलेक्ट्रॉन घनत्व अधिक होने की वजह से उसके द्वारा लगाए जाने वाले बल की मात्रा अधिक होती है, बजाय कि हम बॉन्ड पेयर की बात करें, क्योंकि बॉन्ड पेयर में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन फैल जाता है। तो बेटा ये इंपॉर्टेंट बातें हैं इसके अंदर BSc-PR थ्योरी के अंदर। तो अब BSc-PR थ्योरी क्या बात बोलती है, देखें बेटा, इन इलेक्ट्रॉन युग्म का न्यूनतम प्रतिकरण की स्थिति में व्यवस्था अणु की इलेक्ट्रॉनिक ज्यामिति कहलाती है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बेटा, देखें बात यहां पर यह है, यदि हम तीनों के बारे में बात करें तो CH4, NH3 और H2 इन तीनों के अंदर ही लोन पेयर और बॉन्ड पेयर को यदि मिलाया जाए तो दोनों के हिसाब से जो इलेक्ट्रॉन की ज्यामिति बनेगी, उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, इलेक्ट्रॉनिक ज्यामिति बनेगी। अब वह जो इलेक्ट्रॉनिक ज्यामिति बनी है वह किस पर निर्भर है बेटा, न्यूनतम प्रतिकरण की स्थिति में निर्भर है। अर्थात यहां पर यह बात बोली जाएगी, यदि हम इलेक्ट्रॉनिक ज्यामिति की बात करते हैं तो चाहे CH4 हो, चाहे NH3 हो, चाहे H2O हो, तीनों की ही इलेक्ट्रॉनिक ज्यामिति एक समान होगी। तीनों की इलेक्ट्रॉन ज्यामिति समान होने का कारण क्या है कि तीनों के अंदर संकरण समान है। तो तीनों की ही इलेक्ट्रॉनिक ज्यामिति क्या होगी बेटा, चतुष्फल की। इलेक्ट्रॉन ज्यामिति चतुष्फल की। परंतु यदि हम यहां पर बात करें केंद्रीय परमाणु में केवल बंद युग्म की व्यवस्था आकृति, संरचना अथवा अणु की आणविक ज्यामिति कहलाती है। तो अणु की आणविक ज्यामिति क्या होगी बेटा, तो अणु की आणविक ज्यामिति वह होगी जो कि उसके बंध पर निर्भर होगी, अर्थात बंध के हिसाब से यहां पर बात करी जाएगी। तो आप देख सकते हैं बेटा कि सभी के अंदर संकरण भले ही समान है, परंतु सभी के अंदर बंध की मात्रा समान नहीं। तो जहां पर बंध की मात्रा समान नहीं होगी वहां पर आकृति की मात्रा भी समान एक तरीके से नहीं कही जा सकती है। इसलिए इन तीनों के अंदर आकृति क्या होगी बेटा, भिन्न भिन्न होगी। अब आकृति क्या होगी, किस प्रकार होगी, इसको हम थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे। इस पॉइंट ने आपको क्या समझाया, पहले आप इसके बारे में देखें बेटा। पॉइंट ने आपको यह समझाया कि जब भी कभी अणुओं की हाइब्रिडाइजेशन अर्थात संकरण की मात्रा समान होगी तो उन सभी के अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक ज्यामिति है वह समान होगी। और यदि हम उसकी आकृति के बारे में बात करें, संरचना के बारे में बात करें, अणु की इलेक्ट्रॉनिक ज्यामिति के बारे में बात करें, तब यह सब क्या होगा बेटा, बॉन्ड पर निर्भर करेगा। तो आज से आपके सामने दो नाम चलेंगे। एक नाम चलेगा बेटा इलेक्ट्रॉनिक ज्यामिति, और एक नाम चलेगा आपके पास में आकृति, अणु की आकृति या संरचना या और कोई आकार का नाम, इस प्रकार बोला जाएगा। तो दो प्रकार के नाम चलेंगे, एक चलेगा इलेक्ट्रॉनिक ज्यामिति और उसको छोड़कर बाकी सब नाम जो आएंगे वो एक प्रकार चलेंगे, और वो किस में चलेंगे बेटा, दूसरी प्रकार के चलेंगे। दोनों प्रकार में समानता भी हो सकती है, दोनों प्रकार में भिन्नता भी हो सकती है, परंतु आपको ध्यान ये रखना है कि जब भी कभी संकरण समान होगा तो इलेक्ट्रॉनिक ज्यामिति हमेशा समान होगी। जब भी कभी संकरण समान होगा तब इलेक्ट्रॉनिक ज्यामिति हमेशा समान होगी, परंतु यदि बॉन्ड पेयर की मात्रा भिन्न हो गई है तब उसकी आकृति बदल सकती है। आकृति बोले या संरचना बोले या अणु की ज्यामिति बोले या सिर्फ ज्यामिति वर्ड बोले, इन सब के लिए आपको देखना पड़ेगा क्या है बेटा, बॉन्ड पेयर। तो आज से आपके सामने दो नाम चलेंगे, एक चलेगा आपके सामने इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री, एक चलेगा बेटा आपके सामने नॉर्मल ज्योमेट्री, शेप या स्ट्रक्चर, या फिर आप ऐसे बोल सकते हैं बेटा अणु की ज्यामिति या फिर इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री या फिर ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल।
तो दो नाम चलेंगे, इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री अलग चलेगा और बाकी के नाम एक तरफ चलेंगे। इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री डिपेंड करेगा किस पर बेटा, हाइब्रिडाइजेशन पे, संकलन में डिपेंड करेगा, और बाकी सब बातें क्या करेंगे बेटा, आकृति डिपेंड करेंगी किस पर, बंध पर निर्भर करेगी। तो बेटा ये हमने देखा बेसिक पॉइंट है बेटा किसके, वीएससीपीआर थ्योरी के। अब वीएससीपीआर थ्योरी के हिसाब से जैसा भी आपने देखा कि इन तीनों में संकरण समान है परंतु तीनों की आकृति भिन्न होगी, तो किस संकरण के हिसाब से क्या क्या बंध युग्म हो सकते हैं, क्या क्या परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पॉसिबल है, इसके हिसाब से हम टेबल को देखने की कोशिश करते हैं। अब ये टेबल हमें क्या बताती है इसके बारे में आगे हम डिस्कस करते हैं।